एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग द यूपीएससी डायरी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे एग्रीकल्चर क्लास 8 का चैप्टर। देखो इस चैप्टर में क्या कह रहा है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। ठीक है, वो वॉकिंग थ्रू द विलेज, जहाँ पे इन्होंने कुछ किसानों को देखा खेत की जुताई, दैट इज़ फार्मर टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है जुताई करना, मतलब लैंड को सीधी करना कह सकते हो आप। ठीक है, तो देवर टिलिंग द लैंड। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की मतलब वो लोग वीट सो करने जा रहे हैं। ठीक है, ही वॉज गोइंग वीट एंड हैड जस्ट एडेड मैन्योर, और अभी जस्ट इन्होंने मृदा दैट इज़ मैन्योर ऐड किया है सॉइल के अंदर में। मैन्योर क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में आप देखोगे जैसे गाय का गोबर हो गया है ना, देन सूखे पत्ते जो होते हैं दे एक्ट एज अ कंपोस्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों? टू मेक इट मोर फर्टाइल। इन्होंने बच्चों को बताया दैट द वीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। मतलब ये लोग वीट क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि वीट की जो खेती होती है ना, वो अच्छी कीमत पे बिकती है। ठीक है, जहाँ से आटे में मतलब मंडी में बिकने के बाद व्हेन दे विल सेल इट टू द मार्केट और द मंडी, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू वीट दैट इज़ फ्लोर, वीट फ्लोर, आटा जिसे कहते हैं, उसमें चेंज होगा। एंड देन उसके बाद इट विल गो टू द मिल्स, जहाँ पे ये ये डबल गोटी कहते हैं हम लोग इसको हिंदी में, एक्चुअली में ब्रेड और बिस्किट में जो है उस फ्लोर से चेंज होगा। देन फर्दर पैकेजिंग होगा एंड एवरीथिंग। कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्लांट का टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक प्लांट से आपने वीट ग्रो किया, उसके बाद उससे बिस्किट तक का जो सफ़र तय हुआ, ये इसमें 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगती है। एक्चुअली 3 स्टेजेस में होता है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, और वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? देखो, कोई भी चीज़ जहाँ पे एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करता है हर वो चीज़, ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन, यानी ज़मीन से निकालना या किसी नेचुरल रिसोर्स की मदद से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप इसमें लिख सकते हो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करना, मछली का पालन करना, फिशिंग करना। ठीक है, या गैदर करना, सामानों को इकट्ठा करना, छोटी छोटी चीज़ें गैदर करना। ये सारे गुड एग्जाम्पल्स हैं किसका? इसका प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। फिर आता है आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़। देखो यार, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि आपने ये जो रिसोर्स प्राइमरी एक्टिविटीज से ऑब्टेन किया उसको ना प्रोसेस किया, आगे और आगे मूव किया, जैसे उसका फ्लोर बनाया, मशीन में उसको पीस दिया, फ्लोर बनाया, तो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट हो गया। यहाँ पे नेचुरल एक्सट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, बल्कि नेचर से प्रोड्यूस किया किसी चीज़ को, जैसे वीट था, उसको फर्दर प्रोसेस किया गया। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। ठीक है, स्टील का बनाना या ब्रेड बेक करना, है ना, क्लॉथ को वीव करना, जैसे मान लो कॉटन था, कॉटन का सीधा तो है नहीं कि पेड़ में से कॉटन उठा के आपने पहन लिया, क्लॉथ को वीव करना, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? ये सारे एग्जाम्पल्स है बच्चे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है सपोर्ट। टर्शरी एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्या है? दे आर द सपोर्ट प्रोवाइडर्स। ओके, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर्स। कैसे? सर्विसेज देके, सपोज ट्रांसपोर्ट दे दिया, ट्रेड दे दिया, बैंकिंग दे दिया, इंश्योरेंस दे दिया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ के। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। इसमें आप क्या करते हो? आप व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? नाउ हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू, जो आपके एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, तो आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं समझा देती हूँ। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इसमें इंक्लूड होता है क्रॉप को ग्रो करना, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर को ग्रो करना, लाइफ स्टॉक को लाइफ स्टॉक होता है गाय, भैंस, बकरी, इनको पालना। रियरिंग मीन्स पालना। पूरी दुनिया में 50% लोग, 50% जो पॉपुलेशन है वो किस में इंगेज है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वो खेती बाड़ी करते हैं। यानी कह लो 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी 3 में से 2 आदमी आज भी इंडिया के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आसान है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं।
अब आता है फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर इम्पॉर्टेंट फॉर वाइटल, मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। खेती बाड़ी करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मुँह उठा के आपने खेती बाड़ी कर लिया, एक टोपोग्राफी चाहिए होता है, किस तरीके की लैंड में उसको आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है, किस तरीके की क्लाइमेट चाहिए, किस तरीके की मिट्टी में, जैसे मान लो आपको पता है कि कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है ना, तो किस प्लांट को किस टाइप की सॉइल चाहिए, ये फेवरेबल टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए। जिस लैंड पे क्रॉप को ग्रो किया जाता है उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं। याद रखिएगा व्हाट इज़ एरेबल लैंड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं येलो पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, रेड पेन से क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो आप यहाँ से समझ जाओ। व्हाट इज़ एरेबल लैंड, जिस लैंड पे खेती बाड़ी होती है उसको हम एरेबल लैंड कहते हैं, ठीक है, यानी जिस लैंड पे आप क्रॉप्स को ग्रो कर पाओगे इज़ नोन एज एरेबल लैंड। कह रहा है इस मैप में आप देख सकते हो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है अलग अलग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में और सूटेबल फैक्टर्स के बारे में फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड से लाया गया है जहाँ पे एजर का मतलब एग्री होता है, मतलब सॉयल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। सो एग्रीकल्चर, एग्री यहाँ पे क्या है, एग्री कहाँ से आया है, एजर, जिसका मतलब होता है सॉयल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सॉयल, कल्टीवेशन ऑन दी सॉयल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्लियर। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन लिखाया था मैंने यहाँ पे, इसमें आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। अब ये मैप देख लो, इस मैप में वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड दिया हुआ है ना। ये देखो ये पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये भी पैसिफिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच पास हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये सब, ये देखो यहाँ पे है, ये इतना दूर है, इतना ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको ग्रीन दिख रहा है, मैं हर जगह को तो मार्क नहीं कर सकती हूँ पर मैं ग्रीन पार्ट दिखा रही हूँ। इस पूरे पार्ट में ऐसे में, इस पूरे पार्ट में जहाँ भी आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ देखो इस जगह पे, तो ये देखो इंडिया में, तो इंडिया का तो क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा है। दैट इज़ वाई हमने काफ़ी एंशिएंट सिविलाइजेशन के टाइम पे भी काफ़ी अट्रैक्ट हुए थे फॉरेन टूरिस्ट। आज जो ब्रिटिशर्स इंडिया में थे वो भी इसी वजह से थे कि इंडिया की टोपोग्राफी बड़ी मस्त थी यार, मतलब वे वी यूज़ टू प्रोड्यूस गुड्स ना, बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का कि हमारा कंट्री सिर्फ डाइवर्सिटी को जो है, डाइवर्सिटी नहीं है हमारी कंट्री में, सिर्फ हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी के अलावा कल्चर है, ठीक है, और इसके अलावा अ ग्रेट लैंड है, ठीक है। सोन चिड़ियाँ कहा जाता था, सोने की चिड़ियाँ। वाई? बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह सकते हो कल्टीवेशन के लिए, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए हमारी कंट्री काफ़ी अच्छी है, ठीक है। हमारी लैंड काफ़ी अच्छे है, बहुत मोस्टली जो लैंड है उस पर अलग अलग तरीके की फार्मिंग को हम जो है सपोर्ट करते हैं। ओके, अब आता है डू यू नो। यहाँ पे देखो एग्री के साथ जब आपने मिलाया कल्चर तो बना एग्रीकल्चर, सेरी के साथ मिलाया कल्चर तो बना सेरीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन दी सॉइल, है ना, मिट्टी पे कल्टीवेशन करने का जो आर्ट होता है, क्रॉप को बड़ा करना या फिर लाइफ स्टॉक को पालना, इन सबको हम क्या कहते हैं? फार्मिंग, यानी एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग भी कह सकते हैं। सेरीकल्चर का मतलब होता है बिजनेस करके पर्पज़ से, कमर्शियल मतलब बिजनेस के पर्पज़ से आप सिल्क वॉर्म को पाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको सेरीकल्चर कहते हैं। बेसिकली फार्मर्स के इनकम को सप्लीमेंट करता है, मतलब आप फार्मर जो है क्रॉप ग्रो करने के अलावा सिल्क वॉर्म भी कर, सिल्क फार्मिंग, सेरीकल्चर भी कर सकता है इन ऑर्डर टू गेट्स फेच एक्स्ट्रा मनी। पिस्सीकल्चर होता है मछली पालन, ब्रीडिंग ऑफ फिश स्पेशली एक अलग तरीके का टैंक एंड पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसको पिस्सीकल्चर कहते हैं बच्चे। विटीकल्चर का मतलब होता है ग्रेप्स को कल्टीवेट करना। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है वेजिटेबल, फ्लावर और फ्रूट को बिजनेस पर्पस के लिए ग्रो करना। ओके, चलो अब हम बात करेंगे, मतलब सिंपल है, सब्जी, फूल और फल को उगाने को हम हॉर्टिकल्चर कहेंगे, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। स्पेशल तरीके से तालाबों और पोखरम में मछली को पालने को हम पिस्सीकल्चर कहेंगे। सेरीकल्चर होता है रेशम की कीटे, दैट इज सिल्क वॉर्म जो होता है उसका कमर्शियल पर्पस से
उसको जो है ना कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप जो है इस रेशम उत्पादन कर सकते हैं। इनका हिंदी में कुछ ऐसे नाम है। पिशीकल्चर को हम मत्स्य पालन कहते हैं, विटीकल्चर को द्राक्षा कृषि कहते हैं, हॉर्टिकल्चर को उद्यान कृषि कहते हैं, सेरीकल्चर को रेशम उत्पादन कहते हैं और एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं। इतना आपको जानना नहीं था, बस समझा दिया। फार्म सिस्टम की बात करते हैं। एग्रीकल्चर और फार्मिंग को जो है ये एक सिस्टम है। एग्रीकल्चर और फार्मिंग एक सिस्टम है। इम्पॉर्टेंट इनपुट्स किसी भी तरीके से कभी भी अगर आप खेती करना चाहते हो, ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट क्या है? सीड। क्या डालेंगे? इनपुट क्या डालेंगे? बीज, ठीक है, सीड्स, फर्टिलाइज़र, मशीनरी का इस्तेमाल होगा, जैसे प्लोइंग व्लोइंग करने के लिए टूल्स हो गए, है ना, और इसके अलावा लेबर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनपुट्स हैं, ठीक है। इनपुट्स में जैसे मशीन में मतलब प्लोइंग, लैंड को खोदना, टिलिंग द लैंड, सोइंग, क्रॉप को ग्रो करना, पानी देना क्रॉप में, इरिगेशन, वीडिंग का मतलब होता है क्रॉप के अंदर से कीड़े निकालना, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई करना। तो ये सब हमारे इनपुट्स है। इतनी मेहनत हम लगाएंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा? रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चा? रिजल्ट मिलेगा क्रॉप, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, ठीक है। हिंदी में अगर आसान शब्दाई में मैं शब्दाई बोल रही हूँ, शब्दों में मैं अगर कहूँ तो फसल, ऊन, डेयरी, ये सारे उत्पाद जो हैं आते हैं, ये सारी आउटपुट हमें मिलते हैं। तो इनपुट आपने क्या डाला, आउटपुट आपको क्या मिला। अब यहाँ पे देखो, ये फार्म सिस्टम एरेबल लैंड का है। एरेबल फार्म का मतलब एक ऐसा लैंड जिस पे खेती हो सकती है, फार्मिंग हो सकती है। तो मशीनरी था, ये देखो इसने क्रॉप की कटाई कर दी, पहले सीड डाला, ठीक है, मैन्योर फर्टिलाइज़र केमिकल के रूप में डाला, प्लोइंग किया, सोइंग किया, स्प्रे किया, ये देखो स्प्रे कर रहा है इससे, ठीक है, ट्रैक्टर से के इस्तेमाल से कटाई, जुताई, जो भी करना था सब किया। तो ये सब इनपुट था आपका। प्रोसेसिंग में यही प्लोइंग, सोइंग। अच्छा, इसको ऐसे समझिए अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो, इनपुट में डाला सीड, मशीनरी मतलब लैंड को प्लोइंग करने में मदद जो किसने किया? केमिकल। प्रोसेसिंग के वक्त में आपने प्लो किया, सोइंग किया, स्प्रे किया ताकि वीड वगैरह, कीड़े मकोड़े जो लगे हैं उनको हटा सकें। फिर कटाई किया तो जो रिज़ल्ट आया, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। ह्यूमन इनपुट्स में क्या है? इंसान क्या, फिज़िकल एंड ह्यूमन फार्म इनपुट्स क्या क्या है? आपने स्टोर किया, ठीक है, ये फिज़िकल ह्यूमन इनपुट्स क्या है? स्टोर करना, लेबर लगाना, मशीनरी का इस्तेमाल करना, केमिकल्स डालना, ये सारे ह्यूमन इनपुट्स है, इंसान का दिया गया हुआ इनपुट। फिज़िकल इनपुट क्या है? जो हम नहीं देते हैं लेकिन ज़रूरी है, दैट इज़ सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप, सॉयल, रेनफॉल, ठीक है। अब आएंगे हम बात करने टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देखो यार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम पढ़ेंगे फार्मिंग अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में प्रैक्टिस किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस जोग्राफिकल कंडीशन, यानी कैसा टेम्परेचर, कैसा सॉयल, ठीक है, कैसा क्लाइमेट है, इस पे इसको जोग्राफिकल कंडीशन कहते हैं। डिमांड क्या है, किस क्रॉप की ज़्यादा डिमांड है, लेबर कितना चाहिए और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कितना चाहिए। तो इस सब के बेसिस पे आपको मैं कहूँ तो अलग अलग तरीके से फार्मिंग को जो है क्लासीफाई किया गया है। एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, एक है कमर्शियल फार्मिंग। तो इसको अगर फ्लो चार्ट के तरीके से मैं आपको समझाऊं बच्चा, तो सिंपल है, आप लिखेंगे फार्मिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका सबसिस्टेंस, और दूसरा हमने अभी क्या पढ़ा था? कमर्शियल, ठीक है। सबसिस्टिंग के भी टाइप्स होते हैं, अभी ऊपर आके हम ये फ्लो चार्ट लिखेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो क्या होता है, पहले ये समझो। ये एक तरीके का फार्मिंग होता है जहाँ पे आप जो है, फार्मर जो है क्यों ये प्रैक्टिस करता है? अपनी परिवार के नीड को पूरा करने के लिए। बाज़ार में बेचना उतना बड़ा इनका गोल नहीं होता है। देयर गोल इज़ जस्ट टू फीड देयर फैमिली। तो इस तरीके की फार्मिंग को क्यों किया जाता है? फार्मर की फैमिली के नीड के लिए। ट्रेडिशनली पहले भी हमेशा से क्या हुआ है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। हाउस होल्ड लेबर मतलब घर के ही, परिवार के ही लोग जो है लेबर होते हैं, इस पे फार्म पे काम करते हैं, और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके ये लोग छोटा सा एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं कि मान लो 100 किलो चावल ग्रो कर लिया, तो अब 1 साल 1.5 साल जो है कुछ नहीं करना पड़ेगा। 1 साल तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पूरी फैमिली को एटलीस्ट चावल और दाल तो मिल रहा है, भले कुछ मिले या ना मिले। तो इसको कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को फर्दर 2 तरीकों में बांट दिया है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस
और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। ठीक है, अब बच्चा देखो इंटेंसिव सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम जो फ्लो चार्ट पे वापस चलेंगे और इसमें हम अपनी बातें लिख देंगे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी। यहाँ पे हमने बनाए थे फ्लो चार्ट। सबसिस्टेंस में कौन कौन सा देखा हमने, एक तो था इंटेंसिव और दूसरा हमने क्या पढ़ा, प्रिमिटिव। ठीक है, अब इसको हम डीपली पढ़ेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग समझ में आ गया। अब इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है, फार्मर, अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो याद रखना इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का मतलब है क्या है कि बच्चे जो फार्मर है ना वो एक छोटा सा प्लॉट कल्टीवेट करेंगे सिंपल टूल्स की मदद से और ज़्यादा लेबर लगेगा। क्लाइमेट जो है उसमें क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ डेज चाहिए विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल चाहिए। समझ गए हो ना, मतलब धूप ज़्यादा टाइम तक रहे और सॉइल कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल, मतलब मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आसानी से, उपजाऊ ज़मीन कहते हैं फर्टाइल सॉइल को हिंदी में, ऐसी ज़मीन जिस पे आसानी से ऐसी सॉइल जिस पे आसानी से प्लांट ग्रो कर जाए। ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा चाहिए आपको, दिन ज़्यादा हो जहाँ पे सनशाइन ज़्यादा होनी चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, अगर सॉइल फर्टाइल होगी और सनशाइन ज़्यादा मिलेगी प्लांट्स को तो क्या होगा, इसके कारण आप जो है एक से ज़्यादा क्रॉप एनुअली ग्रो कर सकते हैं सेम प्लॉट पे। मतलब एक ही ज़मीन के टुकड़े पे, मान लो ये आपका फार्म है, इसमें आप राइस भी लगा लिए, आपने दाल भी लगा लिया और बच्चा आपने आलू भी लगा लिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। राइस मेन क्रॉप होता है अक्सर इस टाइप के एग्रीकल्चर का, तो एग्जाम्पल में आप राइस लिखेंगे। अदर क्रॉप इंक्लूड करता है, कुछ लोग वीट भी लगाते हैं, मेज़ भी लगाते हैं, दाल भी लगाते हैं, ऑयल सीड्स लगा लेते हैं। इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर अक्सर कैसे एरिया में होता है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन्स। ठीक है, मतलब जिस जगह पे बारिश होता है वहाँ पे, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश जो है अच्छा खासा होता है, मॉनसून रीजन्स होता है और एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है, स्पेशली जैसे कि साउथ में, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया में इस तरीके की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखने को मिलती है। ओके बच्चा, देन है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग दोनों इंक्लूडेड होता है। अभी इंटेंसिव में आपने क्या देखा, सिंपल था, छोटा लैंड के प्लॉट पे, ठीक है, सिंपल टूल का इस्तेमाल करके, लेकिन ज़्यादा लेबर लगा उससे आपने कर लिया था, है ना बच्चा। लेकिन अभी जो आपने प्रिमिटिव में दो आता है, एक नोमैडिक आपने देखा और एक आपने देखा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये मैं फ्लो चार्ट भी बना रही हूँ ताकि आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग में अच्छे से याद गए। इनफैक्ट एग्ज़ाम में ऐसा फ्लो चार्ट बनाओगे तो ठीक है कुछ तो नंबर मिल जाएंगे, अगर किसी को लास्ट मोमेंट पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है। ओके बच्चा, चलो इस पे आते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है अक्सर अमेज़ॉन बेसिन के जो फॉरेस्टेड जंगल वाले इलाके हैं ना वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। ओके, मतलब घने जंगल वाले क्षेत्र, घने जंगल वाले एरिया में, स्पेशली अमेज़न बेसिन जो है वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल क्यों लिखा है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है जहाँ सनशाइन बहुत ज़्यादा होता है, और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ पार्ट में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये वो एरियाज़ होता है बच्चा जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन हो जाता है। समझ में, यानी कि दोबारा से जो है आप उस पर वेजिटेशन कर सकते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है, एक ज़मीन का टुकड़ा, उसको काटा जाता है, उससे सारे क्रॉप्स हटा दिए। ठीक है, बाय फेलिंग द ट्रीज़ एंड बर्निंग देम। ठीक है, अब इसमें क्या करता है कि जो वृक्ष, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ट्रीज़ है, उसको काट कर, जला कर जो प्लॉट है ज़मीन उसको साफ़ किया जाता है, क्लियर किया जाता है। समझ गए ना, सिंपल ना, प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड, साफ़ किया जाता है प्लॉट ऑफ लैंड को। कैसे, ट्रीज़ को, फेलिंग का यहाँ पे मतलब है ट्रीज़ को काट कर और उनको जलाकर जो एशेस निकलती हैं इनको जलाने के बाद, उन एशेस को फिर मिक्स किया जाता है मिट्टी के साथ और क्रॉप्स
किस मतलब एंड क्रॉप्स लाइक मेज़, याम, पोटैटोज़ एंड कसावा ग्रो किया जाता है। जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी अब सॉइल के अंदर आप अगर कुछ ग्रो करना भी चाहो तो सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ख़त्म है तो ग्रो नहीं हो पाएगा, उस ज़मीन के टुकड़े को छोड़ दिया जाता है और जो कल्टीवेटर होता है वो एक नए प्लॉट में मूव कर जाता है, अगली जगह पे चला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। समझ आया? बहुत ही आसान था। इस प्रकार की इस तरीके का जो एग्रीकल्चर होता है, इसमें एक प्लॉट ऑफ लैंड को साफ़ किया जाता है, उसके बाद जो राख होता है, जो एशेस होता है, उसको जो है क्या किया जाता है, मिट्टी में मिलाया जाता है। मिट्टी में मिलाने के बाद मक्का हो गया, रतालू यानी यम हो गया, आलू हो गया, कसावा हो गया, ऐसी फसलों को उगाया जाता है। ओके, जो ज़मीन जैसे ही ज़मीन का फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उस लैंड को वो लोग छोड़ देंगे और नए लैंड पे चले जाएंगे अलग तरीके से एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आप स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। समझ आया? अब यहाँ पे देखो, आपको पता है, डू यू नो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से अलग अलग पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाना जाता है। जैसे झूमिंग, हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हम इसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, झूमिंग। मिल्पा, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इसको रोका कहते हैं और लदांग जो है मलेशिया में कहा जाता है। अब आते हैं नोमैडिक हर्डिंग पे। नोमैडिक हर्डिंग जो है वो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स क्या होते हैं, जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हार्श होता है, स्पेशली रेगिस्तान आप मान सकते हो, डेजर्ट एरियाज जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे सहारा में, ओके, सेंट्रल एशिया में और इंडिया के कुछ पार्ट में, जैसे राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में। इस तरीके की जो फार्मिंग होती है, इसमें जो हर्ड्समैन होते हैं, जो गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपने जानवरों के साथ, अकेले नहीं जाते, अपने एनिमल्स को भी साथ लेके जाते हैं। किस लिए? फॉडर एंड वाटर के लिए, अलॉन्ग डिफाइंड रूट। इनका रूट जो है वो फिक्स है। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसमें जो जितने भी पशु चारक होते हैं, दैट इज़ जो हर्ड्समैन होते हैं, ये अपने एनिमल्स के साथ चारा मतलब होता है एनिमल का खाना, यानी फॉडर इंग्लिश में कहते हैं। वो पानी के लिए एक स्थान से एक जगह से दूसरी जगह पे डिफाइंड रूट से घूमते हैं। डिफाइंड रूट है उनका, कि ये नहीं कि रूट बदल लिया कहीं और चले गए, एक फिक्स रूट होता है। इस तरीके की मूवमेंट कब किया जाता है? जब क्लाइमेट कॉन्स्ट्रेंट के कारण या टेरेन के कारण, मतलब मान लो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, रहना मुश्किल हो रहा है इन सब जगहों में, क्योंकि नोमैड्स है ना, इनका खुद का घर तो होता नहीं है, तो ये लोग तो ऐसा तो है नहीं हम लोग की तरह फ्लैट बना के रहते हैं, इनका एक अलग लाइफस्टाइल होता है। तो क्योंकि क्लाइमेट जो है उनके फेवर में नहीं होता, या टेरेन जो है उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के कारण वो क्या करते हैं, ये लोग शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से अपने दूसरी जगह पे अपने एनिमल्स के साथ। कैसे कैसे जानवर होते हैं? शिप, कैमल, याक और गोट्स सबसे ज़्यादा कॉमनली रेयर्ड एनिमल्स होते हैं इनके, यानी नोमैड्स जो होते हैं अक्सर शिप, कैमल, याक और गोट को पालते हैं। ये ऐसा क्यों? रीज़न है, देखो, गोट मीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, कैमल हो गया, ये काव हो गया, ये सब क्या होते हैं, दूध देते हैं, मिल्क देते हैं। और उसके बाद शिप आपको वूल प्रोवाइड करता है, हाइड्स आपको मिल जाते हैं, ओके। और खाल, हाइड्स मतलब होता है खाल, मतलब स्किन ऑफ द एनिमल आप कह सकते हो, और अदर प्रोडक्ट ये जानवर प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज़ वाई अपने साथ रहते हैं कि कल को मान लो क्लाइमेट कंडीशन इतना ख़राब हो गया कि अब खाने को कुछ नहीं है, तो जो बकरी अपने साथ लेके गए थे हो सकता है उनका मटन बना के खा ले, है ना, समझ गए हो। ज़्यादा ठंड पड़ी तो शिप के वुल से आप जो है निकाल सकते हैं वुल, और उसके बाद वहाँ उन लोग को आता है, लोग स्वेटर बना लेंगे अपने लिए। तो ये एक कारण होता है। कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। चलो, कमर्शियल फार्मिंग से पहले रुको, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग रह गया है, ये इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ओके। तो नोमैडिक मैंने बता दिया आपको, शिफ्टिंग बता दिया, नोमैडिक के लिए लोकेशन क्या थी, ओके। सो कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग से पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करनी थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग देखो क्या होता है, इस तरीके की फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो खाद होता है आपका, ओके, और जो आपका जैविक खाद होता है, ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे गाय का गोबर हो गया, ठीक है, इन सब को जो है
और जो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है इसका इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता है कि आप जो है ज़्यादा क्रॉप ग्रो करने के लिए जो है जल्दी जल्दी ग्रो करे, तो उसके लिए आपने सुना होगा ना इंजेक्शन वाले। आजकल कभी कभी मम्मी को देखोगे मार्केट में हम लोग को एक अलग सी वेजिटेबल मिलती है जो उस मौसम की नहीं होती है, ठीक है, जैसे ठंड में कटहल का मिल जाना, तो सब लोग बोलते हैं कि दूसरी जगह से आया है। मेरी मम्मी कहती थी कि इंजेक्शन लगाया होगा इसीलिए साइज़ बड़ा हो जाता है। तो उसके अंदर हाई यील्ड यानी ज़्यादा उपज के लिए, समझ गए हो ना, ज़्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी ग्रो हो, तो इस वजह से जो है ना जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है अक्सर प्लांट्स के अंदर। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है नेचुरल है, कोई केमिकल यूज़ नहीं होगा। ओके, चलिए बच्चा कमर्शियल फार्मिंग पढ़ते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब होता है कि जो क्रॉप्स है ना बच्चे, उसको ग्रो किया जाएगा और एनिमल्स को पाला जाएगा ताकि उन्हें मार्केट में बेचा जा सके। समझ आया? जो एरिया होता है, जिस एरिया पे आप कल्टीवेशन कर रहे हैं और जिसमें जो पैसा लगता है, मान लो आप खेती करोगे तो ऐसा तो है नहीं मुँह उठा के कर लोगे, आपको उसके लिए भी कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो वर्क होता है वो मशीन के द्वारा किया जाता है। कमर्शियल फार्मिंग में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग की एक ही प्लॉट पे 4-5 अलग अलग क्रॉप्स को आपने ग्रो कर दिया, और प्लांटेशन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे टी लगा लिया, कॉफ़ी लगा लिया। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। वीट एंड मेज को जो है कॉमन होते हैं, कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स होते हैं। मेजर एरियाज़ जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मतलब सिंपल शब्दों में समझो, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी बेचने के पर्पस से। समझ आ रहा है आपको? तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो आपका कैपिटल लगता है वो ज़्यादा होता है, ये तो आपको पता ही है। क्रॉप्स कौन कौन से ग्रो किए जाते हैं बच्चे? वीट और मेज़ ग्रो किए जाते हैं, ठीक है, वीट एंड मेज़ ग्रो किए जाते हैं। और मेजर एरिया जहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप एंड एशिया है, ठीक है। ग्रीन मतलब होता है दानेदार क्रॉप। ओके, ये वो एरियाज़ है जो कम पॉपुलेटेड है, स्पार्शली पॉपुलेटेड है। यहाँ पे जो फार्म्स है वो बड़े बड़े हैं, कुछ 100 हेक्टेयर तक फैले हुए हैं। विंटर्स जो है, सीवियर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीज़न। अगर ठंड ज़्यादा पड़ेगी तो ग्रोइंग सीज़न जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो किया जाता है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में विंटर के टाइम में बड़ी दिक्कतें हो जाती है, ये कहने की कोशिश ये लाइन कर रहा है। मिक्स फार्मिंग में जो लैंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है फूड के लिए, फॉडर क्रॉप्स के लिए और लाइव स्टॉक को पालने के लिए। ओके, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप। कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है बच्चा मिक्स फार्मिंग? यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। प्लांटेशन की बात करते हैं। प्लांटेशन एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पे सिंगल क्रॉप जैसे चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, काजू, कैश्यू, रबर, बनाना या कॉटन को ग्रो किया जाएगा। ज़्यादा लेबर लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा इसमें। ये जो प्रोड्यूस है, जो भी रिज़ल्ट आएगा, जैसे चाय के पत्तों से चाय पत्ती आई, कॉफ़ी बीन से कॉफ़ी आई, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस है वो फार्म में ही प्रोसेस हो जाता है या आसपास की फैक्ट्रीज, यानी चाय के बागान के आसपास में ही चाय की फैक्ट्रीज होती हैं। मैं अभी रिसेंटली वहाँ गई थी, अरक्कू वैली गई थी। अरक्कू वैली इज़ इन आंध्र प्रदेश। तो वहाँ पे एक बहुत फेमस कॉफ़ी गार्डन है, तो वहाँ पे मैं गई थी कॉफ़ी गार्डन में। तो जो कॉफ़ी गार्डन गई थी, अच्छा ये जो वीडियो है कॉफ़ी गार्डन वाली, वो आपको मेरे दूसरे चैनल टसल फॉर यूपीएससी में कल्याणम नाम का एक व्लॉग है, ठीक है, उस पे मिलेगा। उसके लास्ट में जाओगे तो आपको दिखेगा जो मैं कॉफ़ी गार्डन घूमने गई थी उसकी भी वीडियो है वहाँ पे। ओके, तो ये जो प्रोड्यूस है, ठीक है, तो जो चाय की, तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि कॉफ़ी की जो बागान थी उसके बगल में ही ना लोग, छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी जहाँ पे कॉफ़ी के बागान से कॉफ़ी लाके फिर कॉफ़ी बनाया जाता था। चाय के लीव्स इकट्ठा करके चाय पत्ती का जो प्रोडक्शन है वहीं हो जाता था, ठीक है। इसके अलावा चाहिए अच्छा खासा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क,
यानी कि इस तरीके की फार्मिंग में आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा चाहिए, क्योंकि आप जो है मान लो पहाड़ों पे होता है सपोज़ टी का ग्रोइंग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में हो गया, तो वहाँ से नीचे दार्जिलिंग में होता है टी लीव्स, तो वहाँ से फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर रोड्स और रूट अच्छा नहीं होगा तो डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। मेजर प्लांटेशंस क्या क्या हैं? ये मेजर प्लांटेशंस जो है वो आपको ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में देखने को मिलेगा, जैसे रबर मिलेगा मलेशिया में, कॉफ़ी मिलेगा ब्राज़ील में, टी मिलेगा इंडिया में और श्रीलंका में। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए मेजर प्लांटेशन कहाँ कहाँ मिलेंगे। अब आते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। यहाँ पे देखो बनाना प्लांटेशन की फ़ोटो दे रखी है। मेजर क्रॉप्स, अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जो फसलें होती हैं वो क्या करती है, क्रॉप्स जो होती हैं यानी फसल जो होती है ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। मेजर फूड क्रॉप्स क्या क्या है? वीट है, राइस है, मीज़ है और मिलेट्स हैं। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में पूछ सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट आर फाइबर क्रॉप्स, 4 एग्जाम्पल दिया तो आपको याद रखना है। जूट एंड कॉटन जो होते हैं बच्चे वो फाइबर क्रॉप्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स, पीने के लायक जो बेवरेज का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, हम लोग कोका कोला बेवरेज समझते थे पहले, और भी हो गया कॉफ़ी हो गया, टी हो गया। तो ये जो आपके बेवरेज क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बेवरेज को हिंदी में पेय फसल के, एक मिनट अगर आपको हिंदी आती होगी तो पता होगा, इट्स पेय फसल कहते हैं इसको, पेय फसल। ठीक है, खैर जूट एंड कॉटन फाइबर क्रॉप्स है और बेवरेज क्रॉप्स आपके इंडिया में क्या है? टी एंड कॉफ़ी है। चावल की बात करते हैं, चावल मेजर फूड क्रॉप है दुनिया का, ये एक स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स का। राइस को हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए। ये अलुवियल या क्लेई सॉइल में बेस्ट ग्रो करते हैं क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इन मिट्टियों में। चाइना जो है, चावल की सबसे ज़्यादा खेती चाइना में होती है, उसको फॉलो करता है इंडिया, चाइना के बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया, फिर जापान, फिर श्रीलंका और इजिप्ट कह सकते हो। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। क्या है ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन, फेवरेबल मतलब जो 2-3 क्रॉप्स को के लिए अच्छा होता है। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ऐसे रीजन्स हैं वर्ल्ड में जहाँ पे एक साल में 2 या 3 क्रॉप भी ग्रो कर दिया जाता है। वीट की बात करते हैं, वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और बारिश भी चाहिए ग्रोइंग सीजन्स में, सनशाइन भी चाहिए, हार्वेस्ट फसल कटाई से पहले उनको अच्छा खासा सनशाइन चाहिए। ठीक है, तो क्या है ये बेस्ट रिजल्ट कब देता है? थ्राइव्स बेस्ट का मतलब है, थ्राइव बेस्ट का मतलब होता है इसका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, इसका जो आपका सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में मैं अगर कहूँ, इसकी जो विकास है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो ग्रोथ है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से कब होता है? जब वो लोमी सॉइल में ग्रो किया जाता है। वीट जो है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ग्रो किया जाता है। भारत में वीट विंटर में ग्रो किया जाता है एंड दैट इज़ वाई आई गेस इट इज़ नोन एज खारिफ नहीं, आर से राबी, इसको राबी क्रॉप भी कहते हैं। वीट इज़ अ राबी क्रॉप, ओके। खारिफ एंड राबी आप पढ़ोगे, नहीं पढ़ा है तो। लेट्स टॉक अबाउट मिलेट्स। मिलेट को आप कोर्स ग्रेन्स कह सकते हो। कोर्स ग्रेन्स क्यों कहते हैं? मतलब ये मोटे अनाज, कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन। और इसको आप लेस फर्टाइल, कम फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हो या सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल क्या होता है? ऐसा सॉइल जिसमें सैंड की जो मतलब कह सकते हो बालू, सैंड ज़्यादा होता है, जो सॉइल है उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसमें भी आप ग्रो कर सकते हो मिलेट्स को। ठीक है, ये एक हार्डी क्रॉप होता है। ठीक है, हार्डी क्रॉप मतलब ये एक ऐसी फसल है जिसमें बारिश कम हो, ठीक है, और जो टेम्परेचर है वो मीडियम चाहिए, इसको मध्यम तापमान कहते हैं इसको। ठीक है, ये कम, हाँ ठीक है, तो एक हार्डी क्रॉप है जिसको कम बारिश चाहिए एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, मध्यम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए।
बारिश अच्छी खासी चाहिए, एग्जाम्पल है ज्वार, बाजरा, रागी, इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। नाइजीरिया, चाइना और नाइजर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड है जहाँ पे मिलेट ग्रो किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट मेज़, मक्का। मेज़ बोले तो मक्का, मक्का बोले तो कॉर्न, ठीक है। कॉर्न, पिज़्ज़ा, डोमिनोज, खाने मत चले जाना प्लीज़, पढ़ लो पहले। खैर, मेज़ को चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, मध्यम तापमान, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। बारिश चाहिए और अधिक धूप, अच्छा खासा सनसाइन चाहिए, लॉट्स ऑफ सनसाइन चाहिए। इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, मतलब मिट्टी भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी खासी फर्टाइल होनी चाहिए। ओके, उसके बाद कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? नॉर्थ अमेरिका में बच्चा, ब्राज़ील में, चाइना में, रशिया में, कनाडा में, भारत में और मेक्सिको में। ओके, आपको पता है मेज को कॉर्न भी कहा जाता है। अलग अलग कलरफुल वैरायटी ऑफ मेज जो है पूरी दुनिया में पाई जाती है। कॉटन की बात करते हैं। कॉटन को बहुत अच्छा टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, खूब गर्मी वाला टेम्परेचर। बारिश कम चाहिए भैया, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी अराउंड 200 एंड कितना टोटल 210 फ्रॉस्ट फ्री डे चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज? मतलब चमकीली धूप, लॉट्स ऑफ सनशाइन, ठीक है। उसके बाद 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ओके, ये जो होती है आपकी बेस्ट ब्लैक एंड अलुवियल सॉइल में ग्रो करती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट, ये जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, कॉफ़ी प्लांट किसने डिस्कवर किया था? क्या क्या अलग अलग वर्जन्स है अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। ऐसा माना जाता है कि 850 AD में काल्दी नाम का एक अरब गोट हर्डर था। गोट हर्डर मतलब बकरी चराने वाला था, ठीक है, जो कि काफ़ी पजल हो गया था बाय द क्वेर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, ठीक है। मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि कॉफ़ी की खोज के विषय में अगर मैं बात कहूँ तो 850 AD में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, काल्दी एन अरब गोट हर्डर वॉज पजल्ड बाय द क्वेर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक, मतलब बकरियों की जो उछल कूद की हरकतें थी उससे परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे को फलियों को चक्कर देखा। उसने भी एवरग्रीन बश पे, मतलब एक ऐसा प्लांट जिस पे खूब सारे बीड्स लगे हुए थे, खूब सारे बेरीज लगे हुए थे, उस बेरी को चखा, ठीक है, जो कि वो उनकी बकरियां खा रही थी, जिसे उसकी बकरियां प्रतिदिन रोजमर्रा पे खाया करती थी, ठीक है। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। ऑन एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ एक्सिलरेशन ही प्रोक्लेम्ड हिज डिस्कवरी टू द वर्ल्ड। ये है कॉफ़ी की कहानी। चलिए बच्चा, जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट को हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। ये अलुवियल सॉइल में ग्रो करता है और इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब समझ गए ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट ऑन द एटमॉस्फेयर शुड बी अच्छा खासा हाई। ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो किए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरिया जहाँ सनसाइन अच्छी खासी होती है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। कॉफ़ी को वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, गर्मी चाहिए और थोड़ी सी वेट क्लाइमेट चाहिए, यानी कि मतलब समझ गए ना, वेट क्लाइमेट जैसे बारिश के जस्ट बाद का मौसम कह सकते हो। और लोमी सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए। जो पहाड़ के स्लोप्स होते हैं ये ज़्यादा सूटेबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। हिल स्लोप्स आर द मोस्ट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। ब्राज़ील जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जिसको फॉलो करता है कोलंबिया एंड इंडिया। टी की बात करते हैं। चलो, टी एक बेवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशन में ग्रो किया जाता है। इसको कूल क्लाइमेट चाहिए और अच्छा खासा हाई रेनफॉल, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समय समय पे इसको रेनफॉल चाहिए होता है, ओके। इसके अलावा इसको लोमी सॉइल चाहिए और जेंटल स्लोप चाहिए। लेबर चाहिए लार्ज नंबर, ठीक है, जो कि पत्ते जो है निकाल सके, दे कैन पिक द लीफ।
केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका जो है बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन दी वर्ल्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। देखो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से कह रहा है कि जो कृषि का विकास है, ठीक है, वो विद पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती मांग हो रही है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, ताकि प्रोडक्शन जो है उसको सही डायरेक्शन में, ठीक है, आप बढ़ा सकें। टू इंक्रीज़ फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इसको अचीव किया जा सकता है अलग अलग तरीके से, जैसे आपने क्रॉप एरिया, उन क्षेत्रों को जहाँ पे क्रॉप ग्रो किया जाता है उसको बढ़ा दिया, नंबर ऑफ़ क्रॉप्स ग्रोन वो बढ़ा दिया, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी कर दी, फर्टिलाइज़र और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स अच्छी कर दी। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? फूड सिक्योरिटी को बढ़ा देना। एग्रीकल्चर अलग अलग समय पे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में डेवलप हुआ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा हो वो जनरली इंटेंसिव एग्रीकल्चर फॉलो करती है, जहाँ क्रॉप्स जो है छोटे से होल्डिंग, छोटे से लैंड पे ग्रो किया जाता है, मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। लार्ज होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस मतलब जीने के लिए। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। बड़ी बड़ी लैंड क्या किस लिए होती है? कमर्शियल एग्रीकल्चर की। आपका अल्टीमेट एम ही है कि आप ग्रो कर रहे हो ताकि आप बेच सको, जैसा कि यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। समझ गए हो ना? मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कृषि का जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइम पे हुआ। ज़्यादा पॉपुलेटेड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है वो अक्सर क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती है जीने के लिए, रहने के लिए। जहाँ लाइक आप वही कह रहे हैं, जो बड़ी लैंड होती है उस पे आप कमर्शियल फार्मिंग करते हो। क्यों करते हो? ताकि आप जो है, पर्पस क्या होता है? बिजनेस पर्पस, ताकि आप बेचो और आपको अच्छा खासा पैसा मिले। क्या है इन दो केसेस के with the help of 2 case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and a developed country. उससे पहले एक बार देखते हैं, आपको पता है फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करता है जब सारे लोग सारे समय पे उनको सफिशिएंट फूड मिल गया है, सेफ़ एंड न्यूट्रिशियस फूड मिल गया है, ताकि वो अपने डाइटरी नीड्स को मीट कर सके। और फूड प्रेफरेंसेस जो है क्या, उनकी जो फूड प्रेफरेंसेस होती है कि उन्हें क्या खाना है, क्या पसंद है, वो चॉइस भी उनके पास हो, ताकि वो एक एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ जी सके। इसको कहते हैं फूड सिक्योरिटी। लेट्स टॉक अबाउट अ फार्म इन इंडिया। क्या एक छोटा सा विलेज है आदिलाबाद, गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश में। मुन्ना लाल का एक छोटा सा फार्मर है एक गाँव में, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का लैंड है। उसका हाउस जो है गाँव के मेन सेंटर पे है। उसने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड खरीदा मार्केट से, और हर साल वो ख़रीदता भी है। जो लैंड है उसकी फर्टाइल है और वो ग्रो करता है 2 क्रॉप एक साल में, जो कि नॉर्मली वीट या राइस होती है या दाल होती है। जो फार्मर है वो और जो उसके दोस्त हैं वो उससे एडवाइस लेने आते हैं, और एल्डर्स भी उससे एडवाइस लेने आते हैं, साथ में एज वेल एज गवर्नमेंट एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस। क्या क्या जो मतलब उससे नहीं, जो फार्मर है अक्सर कहाँ से एडवाइस लेते हैं? उस एडवाइस ऑफिस अपने दोस्तों की मदद से, एल्डर की मदद से, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की मदद से फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जानते रहते हैं। उसने एक ट्रैक्टर रेंट पे लिया है ताकि वो अपनी फील्ड को प्लो कर सके। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक फॉर प्लोइंग, देयर इज़ अ ट्यूबवेल इन द नियर बाय फील्ड विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। ओके बच्चा, मुन्ना लाल के पास 2 भैंसें हैं, 2 बफेलो है और कुछ हेंस भी हैं। वो इस मिल्क जो है बेच देता है कोऑपरेटिव स्टोर पे, जो कि उसके घर के पास के शहर में है। वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है जो कि एडवाइस करता है टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स की जानवर को किस तरीके का खाना देंगे आप। सेफ्टी मेजर्स बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने जानवरों का भी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में बताता है। सारे मेंबर्स उसकी फैमिली के जो है उनको अलग अलग फार्म एक्टिविटीज़ में मदद करते हैं। कभी कभी वो जो है बैंक से क्रेडिट उधार भी लेता है, या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी उधार लेता है, ताकि वो HYV सीड्स को ख़रीद सके और उसका जो है इम्प्लीमेंट कर सके। वो अपने प्रोड्यूस को मंडी में, जो कि उसके नियर बाय टाउन में, वहाँ पे जाके बेचता है।
ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स जो है उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो उनको जो है प्रोड्यूस जो भी वो उपजाऊ जो भी वो ग्रो करते हैं उनको मार्केट में बेचना पड़ता है उनको, क्योंकि इनके पास स्टोरेज नहीं है। और तब भी बेचना पड़ सकता है जब कि मार्केट फेवरेबल नहीं होता है, मतलब मार्केट में अच्छी प्राइस नहीं चल रही उस क्रॉप की, पर स्टोरेज नहीं है, ख़राब होने से अच्छा है कम पैसों में बेच दो। कह रहे इन रिसेंट ईयर्स, अभी कुछ ही सालों में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं कि किस तरीके से उनके स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप किया जाए। अब है फार्म इन द यूएसए। जो एक यूएसए का एवरेज साइज़ होता है फार्म का, वो ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन फार्म। एक टिपिकल फार्म की जो साइज़ है यूएसए में वो कुछ 250 हेक्टेयर होती है। फार्मर जो है वो फार्म में ही रहते हैं। कुछ मेजर क्रॉप ग्रोन जो होते हैं क्रॉप सोयाबीन, वीट, कॉटन और शुगर बीट है। जॉय होरान नाम का एक फार्मर है मिड वेस्ट यूएसए में जिस ओके इन आयोवा स्टेट ओन्स अबाउट 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड। वो कॉर्न ग्रो करता है अपनी फील्ड पे आफ्टर मेकिंग श्योर कि सॉइल एंड वाटर रिसोर्स जो है जिस क्रॉप को जितना चाहिए उतना उसको मिल गया। एडिक्वेट सही मेजर्स लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से पेस्ट को कंट्रोल किया जाए कि कीड़े वीड़े ना लगे, क्योंकि पेस्ट अक्सर क्या करते हैं क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। समय समय पर जो है वो सेंड करता है सॉइल सैंपल्स को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, ताकि वो चेक कर सके कि जितना भी न्यूट्रिएंट वो दे रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। जो रिज़ल्ट है उसके कारण जॉय की काफ़ी मदद होती है कि वो साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम्स के बारे में प्लान कर सके। उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट से लिंक्ड है, जो कि उसकी मदद करता है प्रिसाइज पिक्चर लेने का अपनी फील्ड का, है ना, उससे वो फील्ड की प्रिसाइज पिक्चर लेता है। ये उसकी मदद करता है कि किस तरीके से वो केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेगा, कैसे वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेगा, जहाँ जब भी ज़रूरत होगी तो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है उसकी बात कर रहे हैं। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल करता है। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करता है। सीड ड्रिल क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे सीड डाल दिया तो जो मशीन होती है वो उस मिट्टी के अंदर होल करके सीड्स डालती है, तो उसको सीड ड्रिल कहते हैं। ये आपको मिल जाएगा पढ़ने में 8th क्लास की बुक में साइंस के चैप्टर 1 में। यस, एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 1 में आपको ये टॉपिक मिलेगा, सीड ड्रिल एंड एवरी टाइप ऑफ थिंग। लेवलर जो लैंड को सीधी कर देता है, लेवल अप कर देता है। कंबाइंड हार्वेस्टर और थ्रेशर का इस्तेमाल करता है कि अलग अलग एग्रीकल्चर ऑपरेशन वो कर सके। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज, जो उसकी ग्रेन्स है वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाती है और डिस्पैच हो जाती है मार्केट एजेंसीज़ को। जो फार्मर होता है यूएसए में, जो फार्मर्स है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, सिर्फ एक फार्मर की तरह नहीं। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस थी। ओके, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है इसको सीड ड्रिल कहते हैं, ठीक है। ये ट्रैक्टर ड्राइव इन कल्टीवेटर है। ओके, तो ये है, ये सारे आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल ही गया। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है, ठीक है। और लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी ब्राज़ील। ओके, सो ये है। ये सब क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ऑल्दो नीड नहीं है बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। So thank you so much for watching guys. If you like the content and if you like watching my videos, don't forget to subscribe to the channel as it will motivate me to make more such meaningful videos for you. Thank you so much. With love, Akshata. Welcome back to the channel and you are watching the UPSC diary. एंड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 8 की जोग्राफी जो कि इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करती है। देखो, कह रहा है कि आपने कभी यह सोचा है कि लिखने का जब आप whenever you write, तो जो आप यूज़ करती हो कॉपीज़ या करते हैं कॉपीज़, वो जो है एक पूरा प्रोसेस के बाद आपके पास पहुंचती है। ऐसा तो है नहीं, आपको पता होगा, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि पेपर जो है ट्री से आता है, तो ट्री के पत्ते में तो आप लिखते नहीं हैं, राइट और नॉट। तो यही कह रहा है कि आप जो नोटबुक इस्तेमाल करते हैं राइटिंग के लिए, वो एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपके पास आया है। इसकी जो लाइफ है एज पार्ट ऑफ अ ट्री जो है स्टार्ट होती है, पहले फिर उसे काटा जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में, ठीक है। पल्प मिल वहाँ होता है जहाँ पेपर बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है जो वुड होती है ट्री की, वो प्रोसेस किया जाता है और वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस सिंपल पहले क्या था, ट्री था, ट्री को काटने के बाद वो कहाँ पहुँचा,
पल्प मिल पहुंचा। पल्प मिल में क्या हुआ, जो ट्री का वुड था उससे क्या बनाया गया, वुड पल्प बनाया गया। ठीक है, वुड पल्प बनाया गया। जो वुड पल्प था उसको केमिकल के साथ मिक्स किया गया, इसको केमिकल के साथ मिक्स किया गया एंड देन फाइनली इसको पेपर में चेंज किया गया विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है, ये जो पेपर था ये जो है प्रेस के पास गया, जहाँ पे इंक का इस्तेमाल करके और केमिकल से बनाया गया इंक का इस्तेमाल करके लाइंस प्रिंट की गई। आपने देखा होगा ना कॉपी में ऐसे लाइंस लगी होती है। ठीक है, द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक, और फिर पेजेस को इकट्ठा करा गया और बाउंड किया गया, एक साथ रखा गया, फिर पैक किया गया और उसको मार्केट में भेजा गया बेचने के लिए। फाइनली ये आपके हाथों में पहुंचा। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। तो देखो यार, क्या कहते हैं कि जो भी रॉ मटेरियल होता है, यानी जैसे नोटबुक की जर्नी का रॉ मटेरियल क्या था, ट्री था। ट्री के बाद जो था उसके ट्री के जो बाक्स थे वो थे। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। बनाने का जो विनिर्माण या बनाने का जो प्रोसेस होता है, ये रॉ मटेरियल को यानी कच्चे माल को, ठीक है, लोगों के लिए चेंज किया जाता है मोर वैल्यूएबल बना के। क्योंकि आप पेड़ आपके लिए अभी वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन उस पेड़ का पेपर आपके लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये काम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करता है। आपने देखा होगा जो पल्प होता है, पल्प को पेपर में बदला जाता है और पेपर को नोटबुक में बदला जाता है। तो आपने अभी देखा वुड पल्प से क्या बना, पल्प से बना पेपर, पेपर के बाद वो प्रेस मिल में गया, प्रेस मिल वालों ने केमिकल से बनाया गया इंक लगा के लाइंस बनाई है जिसको हम नोटबुक कहते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस था। ये 2 स्टेजेस बताता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, जो पेपर मेड हुआ पल्प से और जो क्लॉथ बना फ्रॉम कॉटन। क्लॉथ का एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन क्लॉथ जो आपने पहना है वो कॉटन से आया है। इनमें वैल्यू एडिशन हुआ। ठीक है, जब इनके अंदर कॉटन के अंदर जब वैल्यू एडिशन हुआ, हर एक स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अलग अलग स्टेजेस पे इस पर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होते गया। इस तरीके से ये एक फिनिश प्रोडक्ट, एक फाइनल प्रोडक्ट बना जिसकी ज़्यादा वैल्यू थी, यूटिलिटी ज़्यादा यूजेबल थी वो कंपेयर टू रॉ मटेरियल। पेड़ का आप इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर सकते, उसकी यूटिलिटी उतनी नहीं है जब तक वो नोटबुक ना बन जाए आपके लिए। सिमिलरली आपके लिए कॉटन तब तक यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, जब तक, कब तक, जब तक कि आपको पर्टिकुलर चीज़ ना मिल जाए, उससे कॉटन का क्लॉथ ना मिल जाए। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा स्टेज होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, ये 2 स्टेजेस में होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्री नाउ। इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका जो किसके साथ कंसर्न्ड है, लिंक किसके साथ है, गुड्स के प्रोडक्शन में, गुड्स बनाने के प्रक्रिया में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल निकालने का जो प्रोसेस होता है, और सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। ठीक है, यानी कि जो गुड्स थे उसका उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, उसके अलावा आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसको जो व्यवस्था होती है, उसका जो तरीका होता है, ठीक है, प्रोविज़न जो होता है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। सिंपल है, बहुत आसान। ठीक है, उसके बाद आप क्या है, जैसे एग्जांपल दिया है कि हमारे पास आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, ये गुड्स का प्रोडक्शन करती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, कोल एक्सट्रैक्शन का, कोल पत्थरों में से तो मिनरल्स निकलता है, सॉरी, कोयला जो होता है, कोयला निकालने का काम करती है। और जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइड करती है कि आपको गाड़ी से कहीं जाना है तो आपको सर्विस दे दिया, या जो वेटर हो गया, मान लो आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लकड़ी से तो कुछ नहीं बना रहा, लेकिन वो आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप दोबारा उस रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और ये सब इंडस्ट्री का पार्ट है। अब क्या रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, साइज और ओनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। रॉ मटेरियल के बेसिस पे कैसा होता है, उसके बाद साइज़ के बेसिस पे कैसा होता है, ओनरशिप के बेसिस पे क्या होता है। तो रॉ मटेरियल हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो, इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड होता है, मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है और मैरिन बेस्ड हो सकता है, फॉरेस्ट बेस्ड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके का रॉ मटेरियल वो इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होता है बच्चा, वो प्लांट एंड एनिमल का इस्तेमाल किया करते हैं एज अ प्रोडक्ट। ठीक है,
रॉ मटेरियल बनाने के लिए। जो फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ है, ये सारे एग्जांपल हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बच्चा वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो मिनरल ओर का इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के लिए। इन इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए को फीड करते हैं, मतलब उनको प्रोवाइड करते हैं चीज़ें जो उनको चाहिए होती है, समझे। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली ये जो मिनरल का प्रोडक्ट्स होता है तो वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, और ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, ये मिनरल और मतलब ये जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है ये मिनरल और इसका इस्तेमाल करते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। इनका जो प्रोडक्ट होता है ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को फीड करता है, यानी दूसरी इंडस्ट्री के लिए ये एक बैकबोन की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद मतलब पोर्शन प्रोवाइड करना सामान, जैसे मान लो मान लो आटा बनाने का मैं आटे का पैकेजिंग करती हूँ, ठीक है। तो जो ये आटा मैं आटे को फ्लोर में कन्वर्ट करती हूँ, तो आटा बनाने के लिए मुझे वीट चाहिए ना, तो वीट मैं कहाँ से लूँगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से लूँगी, है ना। तो दैट इज़ द केस। आयरन जो है किससे बनता है बच्चा, आयरन बनता है आयरन ओर से, ठीक है। आयरन ओर जो है एक प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। दिस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी। अब आयरन और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का पार्ट है और आयरन के इस्तेमाल से आप हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल और रेलवे कोचेस बनाते हैं। फिर आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द सी एंड ओशन एज रॉ मटेरियल, यानी एज कोई वो चीज़ें जो सी एंड ओशन में मिलती है वो उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल का काम करती है, मतलब ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जो सी फूड बनाती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है फ़िश ऑयल, ये सब एग्जाम्पल है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। फिर आता है बच्चा फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ये फॉरेस्ट से मिला हुआ सामान को यूटिलाइज़ करता है रॉ मटेरियल के तौर पे। जो इंडस्ट्रीज़ फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड है वो पल्प एंड पेपर हो गया, फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ बनाने वाली, फर्नीचर और बिल्डिंग्स बनाने वाली। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ हम बात करते हैं। साइज़ के बेसिस पे होता है, साइज़ का मतलब होता है कितना कैपिटल, कितना पैसा आपने किसी कंपनी को खोलने में लगाया है, कितने लोगों को आपने नौकरी पे रखा है, एम्प्लॉय किया है, और कितना आप प्रोडक्शन कर गए, कितना सामान आप बना गए। साइज़ के बेसिस पे इंडस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्मॉल स्केल छोटे स्तर पे और बड़ा स्केल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। यानी छोटा हो गया, स्मॉल स्केल हो गया स्मॉल आकार का इंडस्ट्रीज़, एंड लार्ज स्केल हो गया बहुत बड़ा सा जो होता है बड़ा इंडस्ट्रीज़। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ जो है वो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं हाथ से बनाया जाता है आर्टिसंस के द्वारा। बास्केट वीविंग होता है नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा, पॉटरी हो गया मटका बनाना, इस और अदर हैंडीक्राफ्ट जो है ये सब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जांपल हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लेस अमाउंट ऑफ कम पैसा लगाती है, कम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, जो कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है, सुपीरियर होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में। अब जैसे सिल्क वीविंग हो गया, सिल्क के जो कपड़े बनाते हैं, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो हो गई आपकी, ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन, हेवी मशीनरी बनाना, ये सब लार्ज स्केल इंडस्ट्री का काम है। ओनरशिप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कैसे इंडस्ट्री को क्लासीफाई किया गया है, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट के द्वारा ओन्ड, और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे हम। इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासीफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर। बच्चा देखो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, ये इस पे मालिकाना हक ओन्ड, और कौन ऑपरेट कौन चलाता है, कोई इंडिविजुअल अकेला इंसान या 3-4 लोगों का जो ग्रुप है वो मिलके चलाते हैं। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो है ये कौन ओन करता है, किसका होता है इस पे मालिकाना हक, और कौन ऑपरेट करता है, गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल हो गया। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, ये इस पे मालिकाना हक कौन होता है और कौन ऑपरेट करता है इसको, स्टेट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। स्टेट भी कर सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है साथ में, या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मिलके भी कर सकते हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है।
और फिर आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। देखो बच्चा, कोऑपरेटिव सेक्टर होता है वो इंडस्ट्रीज़ जो ओन्ड एंड ऑपरेटेड होता है बाय द प्रोड्यूसर्स और दी सप्लायर। समझ गए आप? ओन्ड का मतलब होता है स्वामित्व, मालिकाना हक, ठीक है। और ऑपरेटेड का मतलब होता है चलाना, कौन चलाता है उसको, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, और सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, या वर्कर भी चला सकता है कोऑपरेटिव सेक्टर को, या सारे के सारे। अमूल दूध जो आप पीते हैं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, सुधा डेयरी, ये सारी कोऑपरेटिव वेंचर्स है, कोऑपरेटिव कंपनीज है जो काफ़ी फेमस है। यहाँ पे देखो फोटो भी दिया हुआ है। अब क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्या है, जो फैक्ट क्या होता है किसी भी लोकेशन को चूज़ करने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो मैं मान लो आज को एक इंडस्ट्री बनाना चाहती हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखूँगी, मुझे क्या क्या चाहिए, राइट। तो मैं ध्यान रखूँगी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का, ठीक है, कि वहाँ पे आसानी से मुझे जो चीज़ें चाहिए बनाने के लिए वो मिल गए या नहीं मिल गए। लैंड, वाटर आसपास है कि नहीं, लेबर अच्छे मिल गए हैं कि नहीं कम रेट पे। पता चला मैं 5,000 का सामान बनाना चाहती हूँ और 10,000 जो है पूरा लेबर कॉस्ट आ गया है, तो मुझे तो उतना प्रॉफिट भी नहीं होगा है, तो मैं तो चीप लेबर ढूंढूंगी। तो ऐसी जगह जहाँ लेबर आसानी से मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए। पावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए मेरे पास ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ जो सिचुएटेड होती है वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। मतलब मैं इंडस्ट्रीज़ वहाँ बनाऊँगी जहाँ इनमें से कुछ या सारे के सारे फैक्टर्स आसानी से मुझे मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। कभी कभी सरकार जो है हमारी वो इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जैसे सब्सिडाइज पावर दे दिया, ठीक है, कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिल गया थोड़ा कम रेट में मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट का जो कॉस्ट है वो कम लग रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल्स वगैरह जो मिल गया है उसकी रेंट वगैरह कम है। क्यों? ताकि इंडस्ट्रीज़ जो है बैकवर्ड एरियाज़ में भी, गाँव में मान लो मुझे इंडस्ट्रीज़ अगर खोलना है तो मुझे कुछ सब्सिडी मिल जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन एंड सिटीज़। कहता है अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं, या मान लो इंडस्ट्री जब लोग खोलते रहते हैं कंट्री के अंदर, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल गई, इसका मतलब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री पे लोग फोकस कर गए हैं, लोग प्रोडक्शन पे फोकस कर गए हैं, तो इसके कारण डेवलपमेंट होगा, शहर का चाहे गांव का चाहे सिटी का, सबका डेवलपमेंट होगा और कंट्री का ग्रोथ होगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम की बात करती हूँ मैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। इनपुट्स क्या होगा किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में, क्या क्या होगा, इनपुट क्या आप दे रहे हो रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड का कॉस्ट जो आपका लग रहा है, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेसेस, आप इनपुट तो दे दिया, प्रोसेस कैसे होगा, इसमें वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ आती है, जैसे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देना फिनिश प्रोडक्ट्स में। फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल है बच्चा, लेकिन कॉटन का टी शर्ट फिनिश प्रोडक्ट है, क्योंकि अब इससे और क्या बनाओगे, मैक्सिमम आप 2-4 दिन पहनने के बाद पोछा बनाओगे। तो फिनिश प्रोडक्ट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट विच इज़ मेड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल, ओके। आउटपुट्स में क्या होता है, एंड प्रोडक्ट, जो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिला, कितना आपको इनकम अर्न हुआ उससे, उसको आउटपुट कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केस में कह रहा है कि इनपुट जो है कॉटन हो सकता है, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो सकता है। प्रोसेस में क्या हो गया, आपने गिनिंग किया, स्पिनिंग किया, वीविंग किया, डाई किया, प्रिंट किया उसके ऊपर, कॉटन के ऊपर, और आउटपुट क्या है, शर्ट जो आपने पहना है। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट अब क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन्स। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्जेस व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट्स ऑफ देयर क्लोजनेस। क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन्स वो रीजन्स होते हैं जब बहुत सारे इंडस्ट्रीज आसपास में खुल जाते हैं एक दूसरे के, और जो भी बेनिफिट होता है उसको शेयर करते हैं, क्योंकि वो आसपास क्लोजनेस होते हैं। क्योंकि क्लोजनेस में होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आपका क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं, क्लोजनेस के कारण अपने बेनिफिट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ रहने के कारण अपने क्लोजनेस का बेनिफिट आपस में बांटते हैं। वर्ल्ड में कई सारे ऐसे जो है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो अक्सर टेम्परेट एरियाज़ में होते हैं, यानी कि सी पोर्ट के पास, स्पेशली नियर कोल्ड फील्ड्स। अब बताती हूँ मैं टेम्परेट क्या होता है, ये मैंने टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में पढ़ाया था। तो देखो बच्चा, टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट क्लाइमेट, जिसमें 4 सीजन्स होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, ठीक है। और ये ट्रॉपिक एंड पोलर रीजन्स पे मिलते हैं, ओके। उसके बाद जैसे पोलर में आपको पता है ना पूरे साल ठंडी रहती है, लेकिन टेम्परेट का मतलब है जहाँ पे चारों सीज़न आपको मिल जाए, ठीक है। मतलब टिपिकली जो एवरेज टेम्परेचर होता है महीने का वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है गर्मियों के महीने में, ठंड में माइनस में चला जाता है, कभी कभी नहीं भी जाता है, बट मॉडरेट। प्रिसिपिटेशन यानी बारिश होती रहती है, स्नोफॉल होती रहती है पूरे साल, ओके। पूरे साल में ये नहीं कि रोज़ हो रहा है, पर होते रहते हैं, ओके। वेदर जो होता है वो आल्दो क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन आपको कम से कम जो 4 डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं वो मिल जाएगी, समझ आया। तो वो चीज़ है, उसको टेम्परेट कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्परेट एरिया जैसे सी पोर्ट, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स, इंडिया में कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे मुंबई, पुणे क्लस्टर, बैंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन जो वेस्ट बंगाल में है, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, और कोल्लम, थिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारे इंडिया के अंदर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जहाँ तक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर क्या होता है बच्चा, देखो इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, एक्सीडेंट डिज़ास्टर जो है कब होता है, जब टेक्निकल फेलियर हो जाता है या हैज़ार्डस मटेरियल को आप इरिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज अ ग्रेट ट्रेजेडी, आपने पढ़ी होगी। वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर ऑफ ऑल द टाइम अकर्ड इन भोपाल। लो ये आ गया, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, सॉरी। तो मतलब मुझे नहीं पता था कि इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल में मिलेगा। खैर, भोपाल में एक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर को 12:30 बजे रात में, मिडनाइट में। तो इसमें एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस जो था, साथ में हाइड्रोजन के साइनाइड के और अदर रिएक्शन प्रोडक्ट्स जो है लीक कर गई थी पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। ऑफिशियल डेथ जो था वो 3598 था इन 1989। हज़ारों जो सरवाइव हुए थे वो आज भी किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। दे हैव सम शॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक है। उसके बाद इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इन सबको हो रखा है। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री की फ़ोटो है, ओके। एक और एक्सीडेंट हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, गैस वेल ब्लो आउट हो गया था गाँव किया चोंगिंग चाइना में। 243 पीपल मर गए, 9000 इंजर्ड हो गए, 64,000 को वहाँ से खाली करवाया गया, मतलब निकाला गया बचा के, रेस्क्यू करके। बहुत सारे लोग मर गए बिकॉज वो जो है एक्सप्लोजन के बाद भाग नहीं पाए, और जो भाग नहीं पाए वो उनको काफ़ी बर्न्स हुए, काफ़ी उनका बॉडी जल गया, क्योंकि ब्लो आउट हुआ ना, ब्लास्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा बर्निंग इंजरीज थी उनकी आँखों में, स्किन में और लंग्स में गैस के कारण, ओके। रिस्क रिडक्शन मेजर, कैसे आप इस रिस्क से रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, जो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज़ होता है उसको सेपरेट करना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से, साथ में कभी नहीं होने चाहिए। जो लोग इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं उनको पता होना चाहिए अबाउट द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हजार्डस सब्सटेंसेस एंड उनके पॉसिबल इफेक्ट्स अगर हो जाए एक्सीडेंट तो। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम जो है इम्प्रूव होना चाहिए हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में। स्टोरेज की कैपेसिटी टॉक्सिक सब्सटेंस की उसको लिमिट करनी चाहिए। पॉल्यूशन डिस्पर्सन क्वालिटीज़ जो होती है इंडस्ट्रीज़ में उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़। तो दुनिया की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, जबकि IT एक इमर्जिंग इंडस्ट्री नया नया आ रहा है मार्केट में नहीं आ रहा है, नया नया इमर्ज हो रहा है आजकल। आपको पता ही कितना टेक्नोलॉजिकल, आज आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कंट्रीज़ है जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो जर्मनी, USA, चाइना, जापान एंड रशिया है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कंसंट्रेटेड है इंडिया में, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान में। मेजर हब जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का वो सिलिकॉन वैली है, जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में पाया जाता है। एंड बेंगलोर रीजन इंडिया का जो है वो आईटी हब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ देखो, डू यू नो में क्या कह रहा है, इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। इसमें आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज की इंडस्ट्रीज़ आती है। जैसे PW है, इतने सारे इंडस्ट्रीज़ आ रखे हैं। खैर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करते हैं। अनलाइक अदर इंडस्ट्रीज़, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में भी कई सारे इनपुट्स लगते हैं, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स आते हैं इसके अंदर। ये एक फीडर इंडस्ट्री है, यानी दूसरों को प्रोवाइड करते हैं हेल्प एंड सपोर्ट। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ में। जो इनपुट्स है इंडस्ट्री का, उसमें रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन होता है। लेबर के साथ साथ कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड होता है। ये जो प्रोसेस होता है आयरन को कन्वर्ट कर देना स्टील में, इसमें कई सारे स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ता है। जो रॉ मटेरियल है उसको एक ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, जहाँ पे ये स्मेल्टिंग होता है। ठीक है, स्मेल्टिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया था उसके ओर से, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है ओर से बाय हीटिंग बियॉन्ड में। एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से भी ज़्यादा हीट कर करके आपने उस ओर में से मेटल को निकाल लिया, तो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग से ज़्यादा हीट करते हैं इसलिए इसका नाम स्मेल्टिंग पड़ गया। उसके बाद उसको रिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, जो आउटपुट ऑब्टेन होता है वो स्टील है, जो कि आप अदर इंडस्ट्री में एज रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। स्टील जो है कह रहा है टफ़ होता है और आसानी से शेप को कट किए जा सकते हैं वायर में कन्वर्ट जाता है। साइंस में आपने पढ़ा था, वायर में कन्वर्ट हो जाने को हम क्या बोलते हैं? स्टील आपको पता है एक तरीके का मेटल हुआ। मेटल जब वायर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम डक्टाइल कहते हैं। मॉलेबिलिटी का मतलब होता है थिन शीट्स में बीट कर देना। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल जो आपकी मम्मी रोटी में लगा के देती है, वो भी एक मेटल है, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो थिन शीट एक शीट की तरह बिछ जाती है, तो उसको मॉलेबिलिटी कहते हैं। और वायर में बदल देते हैं जब हम मेटल को, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। स्पेशल तरीके के अलॉयज़ ऑफ स्टील जो होते हैं उसको बनाया जाता है। कैसे? उसमें छोटे अमाउंट में अदर मेटल डाल दिया, जैसे एल्यूमिनियम, निकल या कॉपर। अलॉय आपको जो अलॉय स्टील को क्या देता है, अलग तरीके का हार्डनेस देता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, टफनेस देता है और एबिलिटी देता है कि उस पर रस्टिंग ना हो। रस्टिंग क्या होता है? ब्राउन लेयर, एक पाउडर ब्राउन लेयर का लग जाना आयरन पे या किसी भी मेटल पे, उसको हम कहते हैं रस्टिंग। स्टील जो है उसको बैकबोन कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री पे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पूछ सकता है। स्टील इज़ कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, एक्सप्लेन। तो आपको बताएंगे हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं आयरन या स्टील का बना होता है। ठीक है, विद टूल्स एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स। ठीक है, शिप्स, ट्रेन, ट्रक और ऑटोज़ जो है ये स्टील के बने होते हैं। जो सेफ्टी पिन आप इस्तेमाल करते हैं वो भी स्टील के बने होते हैं। ऑयल के जो वेल होते हैं वो ड्रिल किया जाता है स्टील मशीनरी से। स्टील की पाइपलाइन से ही आपको ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। मिनरल्स जो होता है उसको माइन किया जाता है स्टील के इक्विपमेंट से। फार्म में जो मशीन इस्तेमाल होती हैं वो स्टील की होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टील के फ्रेमवर्क लगे होते हैं। तो 1800 AD से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो था ये कहाँ पे लोकेटेड था? जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर आसानी से मिल जाता था। बाद में आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री का जो था वो कोल फील्ड के पास माना गया या फिर कैनल के पास या रेलवेज़ के पास। आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो लार्ज एरियाज़ ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट के पास माना गया। ये ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टाइम तक स्टील का जो काम था, स्टील का जो वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और आयरन ओर जो था उसको इंपोर्ट करना पड़ता था ओवरसीज़, एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजा जाता था सी के रास्ते से। इससे पहले एक बार देख लो अगले पैराग्राफ से पहले, द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800, नंबर 1 द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 1800 to 1950। ठीक है, और द बेस्ट लोकेशन सिंस 1950 ओवरसी। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हुआ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। सारे इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे के सारे ऐसी जगहों पे हैं जो 4 स्टेट्स में स्प्रेड होती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। भद्रावती, ये सब MC क्वेश्चन है।
MCQ के क्वेश्चन है। भद्रावती विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम इन तमिलनाडु, ये सारे इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर है जो लोकल रिसोर्स का इस्तेमाल करती है। ओके, अब हम बात करेंगे जमशेदपुर की। 1947 से पहले यहाँ पे सिर्फ एक आयरन एंड स्टील प्लांट था कंट्री में, जिसका नाम था टिस्को। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेट ओन्ड है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और अलग अलग आयरन एंड स्टील प्लांट्स बनाए। टिस्को 1907 में स्टार्ट हुआ था। सक्ची नाम की एक जगह है जो कि सुबर्णरेखा खराकी नदी के कॉन्फ्लुएंस, यानी कॉन्फ्लुएंस होता है जहाँ पे दो नदियाँ मिलती है। इस पॉइंट को एक रिवर ये जहाँ मिली तो इसको कॉन्फ्लुएंस कहेंगे, ठीक है। तो सक्ची नाम का एक जगह है जो सुबर्णरेखा खरकाई, झारखंड में सुबर्णरेखा और खरकाई जहाँ पे मिल जाती है उसको साक्ची कहते हैं। ओके, बाद में साक्ची को रिनेम कर दिया जमशेदपुर, यानी जमशेदपुर का पिछला नाम पूछ सकता है आपसे MCQ में, तो साक्ची है। जोग्राफिकली अगर देखो तो जमशेदपुर मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर है कंट्री के अंदर में, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, साक्ची को क्यों स्टील प्लांट बनाने के लिए वो लोकेशन क्यों चूज़ किया गया था, उसके कई सारे रीज़न है बच्चे। ये प्लेस सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था कालीमती स्टेशन से, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे पड़ता था। ये आयरन ओर से काफ़ी क्लोज था, आयरन ओर कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स के काफ़ी पास थे। इसके अलावा कोलकाता के पास था जो कि एक बड़ा सा मार्केट प्रोवाइड करता था। टिस्को को कोल कहाँ से मिलता था, झरिया कोल फील्ड से मिलता था। झरिया इज इन झारखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, कमेंट करके बता देना, चलो मेरे को भी कन्फ्यूज़न हो गया। और जो आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैंगनीज है वो उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से लिया जाता है। खारकाई और सुबर्णरेखा रिवर जो है ये सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर देता था। तो जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव थी उन्होंने एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड की ताकि ये अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए इसकी लेटर डेवलपमेंट में। बाद में जब इसको डेवलप किया गया था तो गवर्नमेंट जो थी उसने काफ़ी एडिक्वेट कैपिटल प्रोवाइड किया था। क्या क्या जमशेदपुर में और भी कई सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जो कि टिस्को के बाद बनी। इन्होंने केमिकल, लोकोमोटिव पार्ट, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर जो है प्रोड्यूस किया। जो डेवलपमेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन्होंने रास्ता खोला कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट खूब तेज़ी से हो इंडिया के अंदर। सारे सेक्टर इंडियन इंडस्ट्री के, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, चाहे टर्शरी हो, ये कहीं ना कहीं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होते हैं अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। भारत का जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़े पैमाने में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और साथ में मिनी स्टील मिल्स भी जो इंक्लूडेड है। इसके अलावा ये इंक्लूड करता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज़। ओके, इसके अलावा पिट्सबर्ग के बारे में आप पढ़ोगे। देखो, एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। स्टील इंडस्ट्री जो पिट्सबर्ग में है वो लोकेशनल, वहाँ के लोकेशन का उसको काफ़ी एडवांटेज मिलता है। कुछ रॉ मटेरियल जैसे कोल जो है लोकली वहाँ पे अवेलेबल होता है, जबकि आयरन ओर जो है आयरन माइन से आता है। मिनेसोटा नाम की एक जगह है जो कि 1500 किलोमीटर है पिट्सबर्ग से, वहाँ से आता है आयरन ओर्स। इन माइंस और पिट्सबर्ग में ये जो माइंस है और जो पिट्सबर्ग है ये दुनिया की सबसे बेस्ट रूट बिटवीन माइन और पिट्सबर्ग के बीच में जो है दुनिया का बेस्ट रूट है शिपिंग और चीपली का। मतलब यहाँ पे आपको बेस्ट रूट मिलेगा जहाँ पे आप और की शिपिंग कर सकते हो बहुत ही कम दामों पे। फेमस ग्रेट लेक वाटरवे ट्रेन जो है कैरी करती है ओर को फ्रॉम ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। द ओयो, द मोनोगाहेला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड करता है एडिक्वेट वाटर सप्लाई। अब आपसे पूछ सकता है कि यूएसए के अंदर के रिवर को आइडेंटिफाई करो, तो आपको पता होना चाहिए सब। क्या क्या आज के दिन में बहुत ही फ्यू लार्ज स्टील मिल्स है पिट्सबर्ग में, ठीक है। वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ, क्योंकि ये सबके सब जो है मोनोगेला के वैलीज़ में और एलेगनी रिवर के पास जाके, जो कि पिट्सबर्ग के ऊपर है, वहाँ जाके लोकेट हो गई, और ओयो रिवर के नीचे। फिनिश स्टील इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द, जब स्टील पूरा अच्छे से बन जाता है तो उसको मार्केट में भेजा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है लैंड के रूट से और वाटर के रूट से। जो पिट्सबर्ग एरिया है उसमें कई सारे फैक्ट्रीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम स्टील मिल्स।
सिर्फ पिट्सबर्ग में सिर्फ स्टील की फैक्ट्री नहीं है बच्चा, और भी कई सारे फैक्ट्रीज़ है। ये स्टील का इस्तेमाल करती है एज देयर रॉ मटेरियल, ताकि वो कई सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सके, जैसे कि रेल रोड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, रेल के लिए जो पटरियाँ होती है उसकी इक्विपमेंट हो गई, हैवी मशीनरी एंड रेल्स हो गया। अब क्या है, ग्रेट लेक्स का जो नाम है और सुपीरियर हुरोन ओंटारियो मिचिगन एंड इरी, मतलब ग्रेट लेक के और भी कई नाम हैं, सुपीरियर हुरोन ओंटारियो मिचिगन एंड इरी। लेक सुपीरियर लार्जेस्ट है पांचों में से, और ये हायर अपस्ट्रीम पे लोकेटेड है देन अदर रिवर्स, अदर लेक, सॉरी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी हैव completed this chapter. It was a very short, but it was really nice to teach you all, and I hope to see your loved comments in my comment box. Love you all. And apart from that, do write in the comment box what other chapters you want from the NCERT. Apart from geography, history, science, you can ask me anything. कोई भी सब्जेक्ट you can ask me, except हिंदी एंड संस्कृत एंड लैंग्वेजेस, फ्रेंच, जर्मन, ये सब मत पूछना। बट जनरल स्टडीज़ के आप कोई भी सब्जेक्ट्स का कमेंट में मुझे बता सकते हो, एंड देन आई वुड बी मेकिंग द सेम वीडियो फॉर यू वेन एवर आई विल गेट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। वेलकम बैक टू द चैनल एंड यू आर वॉचिंग द UPSC डायरी। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 5 ह्यूमन रिसोर्सेज। काफ़ी प्यार मिल गया आपसे एंड कमेंट देख के बहुत अच्छा लगा। आई रियली वांटेड टू थैंक यू ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। सो या थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो देखो यार, इसमें क्या कह रहा है कि पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो इंसान होते हैं वो किसी भी कंट्री के सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही होते हैं जो अवेलेबल रिसोर्सेज को अलग अलग रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको लैंड मिला, ठीक है, आपको लैंड मिला, लेकिन लैंड पे घर बनाने का काम किसका था? लैंड पे घर बनाने का काम ह्यूमन का था। उन्होंने डिज़ाइन किया, आर्किटेक्ट किया, डिफरेंट तरीके के इनोवेशंस किए। तो पीपल जो होते हैं वो नेशन के सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट, कहता है नेचर में जो भी अवेलेबल है वो सिग्निफिकेंट तभी होता है जब लोगों को वो यूज़फुल लगे। ये लोग ही होते हैं और उनके डिमांड्स होते हैं और उनकी एबिलिटीज़ होती है जो कि नेचर की ब्यूटी को भी रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हैंस ह्यूमन रिसोर्स इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। इसलिए कहा है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इट इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरीके से आप नेचर के रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर उस रिसोर्स को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या हुआ? अल्टीमेट रिसोर्स हुआ। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल, जो लोग हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, ये रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है बाकी सारे रिसोर्सेज की तरह, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है दुनिया में। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि वाटर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर इंटेलिजेंट आदमी फैला हुआ है, कि इंडिया में भी 5% इंटेलिजेंट है, USA में भी 5% है, ठीक है, 5% लोग हैं जिनको इंडिया में ये करना आता है और 5% USA में ऐसे हैं जिनको सेम चीज़ करना आता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है, क्योंकि सबके एजुकेशन लेवल क्या है बच्चा? सबके एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, सबका एज एंड सेक्स डिफरेंट है, उनके नंबर्स डिफरेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में क्या कह रहा है कि ये देयर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल। तो इस पर वो ये कहती हैं, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक दे आर इन द होल वर्ल्ड, कि दुनिया में कितने लोग हैं आपको पता है? और इस पर ये कहता है देयर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास, ये कहता है मेरी क्लास में तो 30 है। और ये कहता है कि अराउंड 6.6 बिलियन पीपल हैं दुनिया में, ठीक है। तो टीचर कहती है हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, आप इसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे? और ये कहता है मेरे गांव में 1000 लोग हैं, ठीक है, 1000 लोग हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ज़रा हम डू यू नो देख लेते हैं। क्या है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVY, ठीक है। PKVY क्यों है? प्रधानमंत्री, P से आ गया, K से कौशल, V से विकास, Y फॉर योजना। ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इनका एम क्या था? एम था कि वो 1 करोड़ इंडियन यूथ मतलब आपके हो गए, यानी
मान लो 16 से लेके 30 तो नहीं, 30 तो ज़्यादा हो जाएगा, 26-27 के एज ग्रुप को यूथ कहा जाता है, ठीक है। तो 2016 से लेके 2020 में इंडिया के अंदर जो है अप्रॉक्स 1 करोड़ इंडियन यूथ थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का, PKVY का, कि इनकरेज करे एप्टीट्यूड टूवर्ड्स एम्प्लॉयबल स्किल्स, मतलब ऐसे स्किल्स वो बनाएंगे जो हर इंसान जो है सीख सके, उसको क्वालिटी ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, ताकि जो भी एग्जिस्टिंग वेज अर्नर्स होते हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं, उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो सके। ओके, लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सर्फेस इज नोन एज अ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि जिस तरीके से दुनिया में लोग जो हैं फैले हुए हैं, स्प्रेड हो रखे हैं, इसको हम पढ़ते हैं द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। 90% से ज़्यादा जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो 30% लैंड सरफेस में रहती है। याद है हमने पढ़ा था साइंस में नहीं, शायद ज्योग्राफी के ही फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स में हमने पढ़ा था कि लैंड एंड चैप्टर 2 में पढ़ा था ना कि सिर्फ 30% लैंड ही अवेलेबल है ऑन अर्थ पे। उसमें भी कुछ ही पार्ट है जहाँ पे लोग रहते हैं। सम इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम पॉपुलेशन, सम इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का दुनिया में वो अनइवन है, मतलब एक जैसा नहीं है। कुछ एरियाज़ जो है वो उसमें बहुत भीड़ है, वेरी क्राउडेड यानी डेंसली पॉपुलेटेड। कुछ स्पार्सली पॉपुलेटेड है, स्पेयरली पॉपुलेटेड मतलब कम पॉपुलेशन है, जैसे लद्दाख, कश्मीर हो गया, इन सब जगहों पे। जो क्राउडेड एरियाज़ है आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। यानी क्या कह रहा है कि अगर वर्ल्ड के मैप में आप देखो बच्चे, वर्ल्ड में आप देखो तो साउथ में और साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ अमेरिका में आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे, भीड़ मिलेगी, पॉपुलेशन मिलेगी। कुछ ही लोग होते हैं जो हाई लैटिट्यूड्स पे रहते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल डेजर्ट, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज़ ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मतलब बहुत घने जंगल वाली आबादी में। ज़्यादातर लोग जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं। ये वर्ल्ड है, ये 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसके नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटर के नॉर्थ में लोग रहते हैं कंपेयर टू साउथ ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल, कह रहा है पूरी दुनिया का 3/4 जो लोग हैं वो 2 कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं, एशिया एंड अफ्रीका, बिकॉज दे आर वन ऑफ मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज आप कह सकते हो। दुनिया में जितने भी लोग हैं उसका 60% सिर्फ 10 कंट्रीज़ में रहते हैं, और उनमें से सारे ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। अंडरस्टूड? मतलब 10 कंट्री है, हर एक कंट्री में आप कह सकते हो बस सबको मिला दो तो अराउंड 100 मिलियन लोग हो जाते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब यहाँ पे देखो दिखा लिखा है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी, हालांकि इसको इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। तो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड यहाँ दिखा रहा है इस फिगर में, फिर इंडिया, फिर USA, फिर इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशियन फेडरेशन और जापान। ओके, पॉपुलेशन मिलियन में दिया है, कुछ इसका 13 पॉइंट्स में आएगा, इसका कुछ 12.1 या 2 होगा अप्रॉक्स। तो कह रहा है दुनिया की ज़्यादातर पॉपुलस कंट्रीज़ जो है यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर मैप में दे दिया। एग्जाम में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, तो अगर टीचर ने करंट अफेयर बताया होगा तो वो कह देंगे कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आ गई है, बट अभी भी NCERT के फिगर के हिसाब से चाइना ही चल रहा है। ओके, अब कह रहा है कि फिगर 5.1 को पढ़िए। फिगर 5.1 है ये रहा, वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट। विच कॉन्टिनेंट हैज़ ओनली, किस कंट्री बताना है किस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5% पॉपुलेशन है, 5%। अब ये तो पूरा फिगर देखने के बाद 5 मतलब ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली आप नहीं बता पाओगे इसमें, लेकिन 5 आप सबसे कम वाला रेड वाला है तो आप नॉर्थ अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन 12% वाला है, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन तो आपका इधर ये येलो वाला हो गया जो एशिया साइड है इस फिगर के हिसाब से। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी, ठीक है। अब इसमें पहले डू यू नो पढ़ते हैं। किसी भी इंडिया का जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन का वो है पर स्क्वायर किलोमीटर, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। ओके,
पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है ये समझो। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ पीपल, कितने लोग एक यूनिट एरिया में अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं। समझ आया? इसको नॉर्मली पर स्क्वायर किलोमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन दी होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया का जो एवरेज डेंसिटी है पॉपुलेशन का है वो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है। कि ऐसा कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा मान सकते हैं कि हर स्क्वायर किलोमीटर पे 51 लोग रहते हैं। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, फॉलोड उसके बाद ईस्ट आता है, देन साउथ ईस्ट एशिया आता है। ठीक है, तो हाईएस्ट डेंसिटी किसका हो गया? आपका साउथ सेंट्रल एशिया हो गया, और उसके बाद ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया उसे फॉलो करता है। तो समझ आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक यूनिट एरिया में एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये दोनों देखो क्या बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं जब व्हेन ऑल द 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट आवर क्लासरूम सीम्स वेरी क्राउडेड, बहुत भीड़ भाड़ का लगता है। बट जब सेम क्लास जो होती है स्कूल असेंबली हॉल में बैठती है तो ओपन, खाली एंड एम्प्टी लगता है। क्यों? क्योंकि ये कह रही है साइज़ और एरिया ऑफ द हॉल, जो हॉल का एरिया है, जो हॉल का साइज़ है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम मान लो इतना है, हॉल इतना बड़ा है, तो अगर यहाँ पे 30 लोग रहेंगे तो क्राउडेड लगेगा, लेकिन यहाँ पे 30 लोग रहेंगे तो उतना क्राउडेड नहीं लगेगा। ओके, कह रहे हालांकि जब सारे स्कूल के स्टूडेंट उस हॉल में बैठ जाएंगे तब हॉल क्राउडेड लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जिसके कारण पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो रखी है। पहला है जोग्राफिकल फैक्टर। देखो जोग्राफिकल फैक्टर में बच्चा हम पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी का मतलब होता है पीपल, जो लोग होते हैं हमारे वो हमेशा कहाँ रहना चाहते हैं? प्लेन्स पे। प्लेन्स मतलब जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या आ गया? यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। सीधी लैंड होती है, यहाँ पे आसानी से कल्टीवेशन हो सकता है, फर्टाइल होता है। ठीक है, दैट इज़ वाई प्लेन पे लोग रहना पसंद करते हैं कंपेयर टू माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, बिकॉज ये एरिया सुटेबल नहीं होती है फार्मिंग के लिए। माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पे ना तो फार्मिंग हो सकती है, ना मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ना सर्विस एक्टिविटीज़ हो भी सकती है तो बहुत कम होती है। इसीलिए वजह से आपने देखा होगा अक्सर माउंटेन पे मैगी बहुत महंगी मिलती है। वाई? बिकॉज मैगी उनको नीचे से लाना पड़ता है ना, तो ट्रैवल कॉस्ट सब कुछ मिलके वो मैगी महंगी हो जाती है। अब क्या है, जो गंगा प्लेन्स है, गंगा नदी के किनारे वाले जो एरियाज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ है पूरी दुनिया में। ठीक है, जबकि माउंटेन्स लाइक एंडेस, एल्प्स एंड हिमालयाज स्पार्शली पॉपुलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। क्लाइमेट की बात करते हैं, लोग अक्सर एक्सट्रीम क्लाइमेट में रहना पसंद नहीं करते, अवॉइड करते हैं, जो कि हॉट और वेरी कोल्ड, या तो हॉट है एक्सट्रीम है मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडी है, जैसे सहारा डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन्स हो गया, रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका। तो ये सब ठंड वाले इलाके हैं। सहारा डेजर्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट वाले इलाके हैं, तो यहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ओके, सॉइल की बात करते हैं। तो अगला है सॉइल। सॉइल के लिए अगर आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फर्टाइल सॉइल जो होती है वो प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। मतलब अगर आपका सॉइल फर्टाइल है, अच्छी है, जहाँ पे अच्छी खेती हो सकती है, अच्छा कल्टीवेशन हो सकता है, तो ये एक सही लैंड देगा एग्रीकल्चर। मतलब एक ऐसा लैंड होगा जहाँ पे आसानी से आप कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं। फर्टाइल प्लेन जैसे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हो गए इंडिया में, वांगहे हो गया, चांगजियांग हो गया चाइना में, और नाइल हो गया इजिप्ट में, डेंसली पॉपुलेटेड है। अब ये सब देखो, इसके लोकेशंस आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र कहाँ मिलेंगे? इंडिया में। वांगहे और चांगजियांग कहाँ मिलेगा? चाइना में। ठीक है, और नाइल कहाँ मिलेगा बच्चा? इजिप्ट में। ये सारे डेंसली पॉपुलेटेड है। वाटर की बात करते हैं, लोग जो है उन एरियाज़ में रहना चाहते हैं जहाँ फ्रेश वाटर ईजिली अवेलेबल होती है। जो रिवर वैली यानी कि नदियों के पास की जो वादियाँ हैं दुनिया में, ये डेंसली पॉपुलेटेड होती हैं। ठीक है, जबकि डेजर्ट में कम पॉपुलेशन पाई जाती है। मिनरल्स की बात करते हैं, वो एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होती हैं, ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब मिनरल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, वहाँ पे भी पॉपुलेशन अच्छी होती है। उसके पीछे रीज़न भी है कि लोग वहाँ पे रहना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स कि उनको काम मिल गया है, उनको जो है मिनरल डिपॉजिट्स है तो मिनरल माइंस में उनको काम मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार, जॉब, एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। साउथ अफ्रीका की जो डायमंड माइंस है जहाँ से डायमंड निकाले जाते हैं,
ऑयल की जो डिस्कवरी हुई मिडल ईस्ट में, इसके कारण उन एरियाज़ में ज़्यादा लोग सेटल हो गए। नेक्स्ट आता है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर में बच्चा देखो क्या है। सोशल का मतलब है वो एरियाज़ जहाँ पे घर अच्छे हैं, बेटर हाउसिंग है, एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बहुत अच्छी है, वो डेंसली पॉपुलेटेड, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका होते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, जैसे कि पुणे हो गया। ओके, कल्चरल की अगर मैं बात करूँ तो वो जगह है जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि मान लो वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। वाराणसी आपको पता ही होगा, वहाँ पे एक 80 घाट है, 80 घाट, हाँ 80 घाट है, बहुत सारी घाट्स हैं, नदियों के किनारे ये वाराणसी है, गंगा नदी वहाँ से बहती है। तो बनारस है ना, तो बनारस जो है वहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, है ना। बिहार में भी लोग जो है रहना चाहते हैं वहाँ, हालांकि वहाँ रोजगार बहुत ख़राब है। लेट्स सी जो नई गवर्नमेंट आने वाली है वो क्या करेगी, वैसे पता नहीं नई गवर्नमेंट क्या आएगी। खैर वी आर नॉट गो टू द पॉलिटिकल एजेंडा, लेट्स स्टिक बैक टू द टॉपिक। आई एम रियली सॉरी, मैं बीच बीच में कहीं ना कहीं से ले आती हूँ टॉपिक्स, बट क्या करूँ अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। खैर जोक्स अपार्ट, तो क्या है कल्चरल में क्या है, वो जगह जहाँ पे जिसका रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा लोग को अट्रैक्ट करता है। वाराणसी इंडिया की एग्जांपल हो गई, जेरूसलम हो गया, वेटिकन सिटी हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू मैं देखूँ तो इंडस्ट्रियल एरियाज, वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे लोग रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है, लोगों को ज़्यादा जॉब मिल जाती है ना। तो दैट्स वाई लोग रहना चाहते हैं। पीपल, लार्ज नंबर पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। ओसाका नाम की एक जगह है जापान में, और इंडिया में मुंबई नाम की एक जगह है, जो कि 2 डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब पढ़ते हैं ग्लॉसरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बच्चा देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। हम कहते हैं ना एक इंसान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक इंसान 100 साल जीता है, वैसे उसकी उम्र तो होती है कि 100 ईयर्स तक होती है, लेकिन एवरेज कितना लोग जी पाते हैं उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। तो जैसे पोल्यूशन वाले जो लोग जहाँ पर रहते हैं पोल्यूशन में, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी नहीं होती है, वो 55, 55 to 60 तक भी सर्वाइव कर ले, बहुत बड़ी बात होती है। ओके, सो ये हो गया। लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन चेंज। तो देखो, पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। पहले कितना था, अब कितना था, एक स्पेसिफिक 1 साल का टाइम। स्पेसिफिक टाइम का मतलब हुआ आपको 1 ईयर का टाइम दे दिया, 1 ईयर के अंदर में मान लो दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में सपोज़ करना दिल्ली में 100 लोग थे 2024 में, और 99 हो गए 2025 में, ठीक है, या मान लो 80 हो गए 2025 में। तो इसको कहेंगे पॉपुलेशन में बदलाव। बढ़ भी सकता है, हो सकता है 2025 में 108 हो जाए, तो इट कैन चेंज, या तो नीचे जाएगा ग्राफ या तो ऊपर जाएगा। तो जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है, एक जैसी नहीं रहती। इट हैज़ इंक्रीज मैनी फोल्ड एज सीन इन द फिगर 5.3। यहाँ पे देखो 5.3 में है, देख लो। 500 BC में 100 मिलियन पीपल लोग थे, 1000 में 265 मिलियन, कम ज़्यादा बढ़ते गए, और अभी करंट में देखोगे तो 8525 मिलियन में जो है करंट रैंक कहा गया है 2025 में। ओके, ये फिगर देख लेना, 8525 मिलियन। तो क्या है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ। इंसान पैदा होते हैं तो मरते भी हैं, पर हर मिनट अगर लोग मर गए हैं तो हर मिनट एक नया बेबी बॉर्न भी हो रहा है ना। तो जो पॉपुलेशन चेंज है वही है कि चेंज हो रहा है नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अगर बहुत बड़े इतिहास की मैं बात करूँ, ठीक है, टिल 1800 की अगर मैं बात करूँ, तो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो स्टेडिली ग्रो की, धीरे धीरे जो है, मतलब स्टेडिली बट स्लोली पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन जल्दी मर भी गए। तो दिस वॉज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतनी ज़्यादा बर्थ के बाद इतनी डेथ हुई? बिकॉज देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। हेल्थ फैसिलिटी थी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। फूड जो था वो अवेलेबल नहीं था लोगों, हर इंसान के लिए। फार्मर्स जो थे वो इतना भी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे कि कम से कम अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स को भी वो मीट कर पाए, है ना। तो मतलब जितने लोग थे उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। ओके, उतना
जो फार्मर्स थे वो प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी कम हो गया। इन 1804 की अगर मैं बात करूँ तो जो दुनिया की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन पहुँच गई। मतलब 155 ईयर्स लेटर 1959, 1804 था और ये 1959 है। ओके, तो अराउंड 155 ईयर्स के लेटर 1804 है, फिर 1959 है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 155 ईयर्स का डिफरेंस है। तो वही कह गए कि दुनिया की पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच गई। समझ गए? 1804 में कितना था? सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन था, लेकिन 1959 में कितना हो गया? 3 बिलियन हो गया। और ऐसा इसी वजह से भी होता है ड्यू टू ये जो है इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ओके, कारण बहुत से हो सकते हैं कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ाया, क्यों लो हुआ। ठीक है, बेटर फूड फैसिलिटी हो गया होगा, फार्मर सब ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे होंगे, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई होगी, तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो गई और इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। 1919 में 40 ईयर्स लेटर, यानी 1959 और 1999 में कितने का डिफरेंस है बच्चा? 40 ईयर्स का डिफरेंस है। और 40 साल के बाद पॉपुलेशन दोगुनी हो गई, डबल हो गई। कितनी? 3 मिलियन से 6 बिलियन हो गई। और इसके पीछे जो मेन रीज़न था इस ग्रोथ का वो ये था कि बेटर फूड सप्लाईज हो गया, मेडिसिन आसानी से अवेलेबल हो गई, डेथ रेट कम होने लगे, लोग जो मर गए थे उनकी जो नंबरिंग थी वो कम हो गई, लेकिन जो नंबर ऑफ बर्थ था वो फेयरली हाई था, स्टिल रिमेन फेयरली हाई, अच्छा खासा बेबी बॉर्न हो रहा था। बर्थ को हम, जो बर्थ होता है उसको हम कैसे मेज़र करते हैं? विद द हेल्प ऑफ बर्थ रेट। व्हाट इज़ बर्थ रेट? ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आएगा। व्हाट इज़ बर्थ रेट? बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। 1000 में कितने बच्चे थे जो लाइव थे, अलाइव थे, ठीक है, उसको कहते हैं हम बर्थ रेट। डेथ को हम कैसे मेज़र करते हैं? डेथ रेट से। द नंबर ऑफ डेथ पर 1000, 1000 में कितने लोग मर गए उसको डेथ रेट कहेंगे। 1000 में कितने बच्चे पैदा हुए, दैट इज़ नंबर ऑफ लाइव बर्थ। ठीक है। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया। एक जैसे ये एरिया है, ठीक है, इस एरिया में कितने लोग अंदर आए और कितने लोग बाहर गए, इसको कहेंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन के कई रीजंस हो सकते हैं। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों जाता है आदमी? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए जाता है ना, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाता है, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए जाता है। ठीक है, तो इसके कारण से जैसे एक गांव से कोई शहर में आ गया, क्यों आ गया? फॉर अ बेटर लाइफ स्टैंडर्ड। तो वो उस गांव से जब वो शहर में आया तो माइग्रेट कर गया, माइग्रेट आउट हो गया, मतलब बाहर आ गया। लेकिन वही इंसान शहर की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी उसको गांव की लगी, तो वापस जिस गांव से आया था उसी गांव में वो चला गया। ठीक है, ए गांव से आया और बी शहर में गया, तो बी वापस ए में, बी शहर से ए गांव में वापस आने का जो प्रोसेस था इसको हम कहेंगे माइग्रेशन इन। अंदर आ गया, वापस बाहर चला गया, मतलब जहाँ था वहाँ से बाहर चला गया। बर्थ एंड डेथ आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। असली कॉज क्या है पॉपुलेशन में बदलाव का? क्यों होता है पॉपुलेशन में बदलाव? बर्थ के कारण और डेथ के कारण। ये जो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट होता है इसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो बर्थ रेट था 108 और डेथ रेट था 27, सपोज 37 भी कर सकते हैं। तो इसको जब आप माइनस करोगे, ठीक है, 71 हो गया, इसको माइनस करके, तो 71 क्या हुआ? नेचुरल ग्रोथ रेट। तो बर्थ एंड डेथ जो है किसी भी पॉपुलेशन चेंज का बदलाव होता है। और डिफरेंस बिटवीन दी बर्थ रेट एंड दी डेथ रेट, डेथ रेट और बर्थ रेट को माइनस जब करोगे किसी भी कंट्री में तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरल ग्रोथ रेट मिलेगा। पॉपुलेशन इंक्रीज करती है वर्ल्ड में, दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, बढ़ती नेचुरल ग्रोथ के कारण, नेचुरल ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, इट इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीज्ड। अब हम यहाँ पे देखो क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कब होगा? जब डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है। बर्थ रेट इज़ मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। बर्थ रेट डेथ रेट सेम है तो पॉपुलेशन सेम रहेगा, और डेथ रेट ज़्यादा हो गया तो पॉपुलेशन कम हो जाएगा। यानी लोग ज़्यादा मर गए हैं तो पॉपुलेशन घटेगा, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा बर्थ रेट है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन।
माइग्रेशन एक अलग तरीका है जिसमें पॉपुलेशन का साइज़ बदलता है। लोग जो है एक कंट्री के अंदर मूव करते हैं या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, बिटवीन दी कंट्रीज़ मूव करते हैं। तो अब आता है दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, एमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट्स के बारे में। तो देखो यार, इमिग्रेंट्स क्या होता है, ई से याद रखना, ई फॉर एग्जिट होता है ना। कभी भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो एग्जिट करते हो, तो ई से एग्जिट होता है। तो एमिग्रेंट क्या होगा, वो लोग जो कंट्री छोड़ेंगे तो उसको हम एमिग्रेंट कहेंगे, और वो लोग जो कंट्री के अंदर आएंगे उसको इमिग्रेंट्स कहेंगे। इंडिया के अंदर कोई आ रहा है तो इमिग्रेंट है, और इंडिया से बाहर जा रहा है तो एमिग्रेंट है। इमी और एमी, ई फॉर एग्जिट तो एमिग्रेंट हो गया, इमी इन होता है, इन मतलब अंदर, तो इन से ये वर्ड आ गया इमिग्रेंट्स। ठीक है, चलो इतना तो समझ आ गया होगा। कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी इमिग्रेशन, उस कंट्री के अंदर लोग ज़्यादा आते हैं। सूडान जो है वो एक कंट्री का एग्जांपल है जिसमें पॉपुलेशन की जो नंबर्स है वो कम हो रही है ड्यू टू आउट माइग्रेशन और एमिग्रेशन। लोग बाहर जा रहे हैं, कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में बस जाते हैं ड्यू टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। General trend of international migration is from the less developed nation to the more developed nation in search of better employment opportunities। जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन क्यों होता है, इंडिया का लोग कनाडा में जाके बस गया, यूके में जाके बस गया, क्यों बस गया, या इंडिया की एग्जांपल नहीं दो, मान लो कोई कंट्री है जो लेस डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड है, वहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो लेस डेवलप्ड कंट्री के लोग मोर डेवलप्ड नेशन में चले जाते हैं बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए। विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे मूव फ्रॉम द रूरल टू, अब क्या है, कंट्री के अंदर भी लोग गांव से शहर में मूव करते हैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ ढूंढने के लिए। तो इमिग्रेशन समझ आ गया। व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, तो इमिग्रेशन, जब एक पर्सन कंट्री छोड़ देता है तो एमिग्रेशन। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। सो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो दुनिया में वराई करती है, मतलब एक जैसी नहीं है, चेंज होती रहती है। ठीक है, अलग अलग होती है। हालांकि द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, दुनिया की जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो सारी कंट्रीज़ में ग्रोथ एक्सपीरियंस नहीं किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज़ है जैसे केन्या, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, तो यहाँ पे हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा बर्थ है, बर्थ रेट भी हाई, और डेथ रेट जो लोग मर रहे हैं वो भी हाई है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, अगर उन्होंने हेल्थ केयर इम्प्रूव कर दिया, डेथ रेट्स जो है वो गिर जाएगा, लेकिन बर्थ रेट तो फिर भी हाई रहेगा, जिसके कारण हाई ग्रोथ रेट होगा। दूसरी कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है। तो किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नीचे कब जाएगा, जब डेथ रेट भी लो होगा और बर्थ रेट भी लो होगा। ओके, अब यहाँ देखो पॉपुलेशन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। कोई कंट्री में कितना क्राउड है, किसी कंट्री में कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, इससे हैज़ लिटिल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस कंट्री से लेना देना नहीं है। उस कंट्री का क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उससे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कंट्री में कितने लोग हैं। यानी कि एग्जांपल दो, बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान काफ़ी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है कंपेयर टू बांग्लादेश। टू अंडरस्टैंड द गोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। अगर आपको समझना है कि इंसान एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। लोग वराई करते हैं, अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, एज उनकी डिफरेंट होती है, सेक्स डिफरेंट होती है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ट्रांसजेंडर है। लिटरेसी लेवल, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कोई एवरेज पढ़ा लिखा है। हेल्थ कंडीशन, किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, किसी की हेल्थ ख़राब है, किसी की हेल्थ बैलेंस है। ऑक्यूपेशन और इनकम लेवल, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कितने मेल और फीमेल
किस एज ग्रुप के वो बिलोंग करते हैं, कितने एजुकेटेड वो है और किस तरीके के ऑक्यूपेशन या किस तरीके का जॉब वो कर रहे हैं, मतलब उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या जॉब कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल क्या है, कितना पैसा कमाते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। एक इंटरेस्टिंग तरीका है स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इस कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को देख, पॉपुलेशन पिरामिड को आप देख के, पॉपुलेशन पिरामिड को देख के आप ये समझ सकते हैं बच्चा कि पॉपुलेशन की कंपोजिशन कैसी है किसी कंट्री की। ओके, और इसको आप एज सेक्स, पॉपुलेशन पिरामिड इज ऑल्सो नोन एज एज सेक्स पिरामिड। ओके, अब पॉपुलेशन पिरामिड क्या दिखाता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, अलग अलग एज ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया कि बच्चे इतने, बड़े इतने, बूढ़े इतने, जवान इतने, यंगस्टर्स आर दिस मच, चिल्ड्रंस आर दिस मच, ओल्ड एज आर दिस मच, ठीक है, एंड यंगस्टर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। उसके बाद टोटल पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है उसको सब डिवाइड कर दिया जाता है मेल और फीमेल में अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर। ओके, इसके बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, लेकिन एक मिनट ऊपर एक छूट गया टॉपिक शायद से, या ये स्टोरी पिक्चर कह रहा है, आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों को जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से उसको कहानियाँ सुनाती है। ये कहता है मैं ब्रिजेस बनाता हूँ, ये कहता है मैं गाना गाता हूँ वेडिंग्स में, ये अपने घर का ख्याल रखती है, होम मेकर है, ये जो है मेडिसिन का रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से कैंसर क्योर किया जा सकता है, और ये एक फार्मर है। एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ पोटेंशियल रिसोर्स फॉर द सोसाइटी, हर एक सोसाइटी में हर एक इंसान कहीं ना कहीं रिसोर्स होता है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम कह रहे थे तो पिरामिड समझ में आया, पिरामिड को 8-6 पिरामिड भी कहते हैं, इस तरीके का होता है पिरामिड। ये देखो मेल इधर है, फीमेल इधर है, और ये एज ग्रुप है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 50, 14, ऐसे करके ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है। क्या कहते हैं, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री में पॉपुलेशन पिरामिड के शेप से पता चलता है कि लोगों की स्टोरी क्या है, कहानियाँ क्या है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें क्या बताता है, कितनी बर्थ हो रही है। टॉप शोज नंबर ऑफ एजेड पीपल अबव 65 ईयर्स और रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डेथ। यहाँ पे ये कम है तो इससे क्या समझ में आ गया, डेथ कितनी हो रही है। ओके, पॉपुलेशन पिरामिड हमें ये भी बताता है कि कितने डिपेंडेंट्स है कंट्री में, कितने लोग हैं जो अब कमा नहीं पाते, अब डिपेंडेंट हो गए। 2 ग्रुप के लोग होते हैं डिपेंडेंट, एक यंग डिपेंडेंट 15 साल के बच्चे माँ बाप के पैसों पे जी रहे होते हैं, तो बेचारे क्या ही करेंगे, चाइल्ड लेबरिंग तो करेंगे नहीं। आप भी एक अगर बच्चे हो तो आप भी डिपेंडेंट हो, अगर मेरी तरह एक एस्पिरेंट हो तो भी डिपेंडेंट हो। हालांकि मैं थोड़ा बहुत जॉब कर लेती हूँ तो ठीक है, बट बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। और एक एल्डरली डिपेंडेंट हो गया कि जॉब वॉब किया, अब एज हो गई तो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। पहले बच्चे उन पे डिपेंडेंट थे, अब वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और दोज ऑफ द वर्किंग एज आर इकोनॉमिकली एक्टिव। वर्किंग एज का मतलब होता है वो लोग जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो उनको हम कहते हैं इकोनॉमिकली वो कितने एक्टिव है। पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का हमें ये बताता है बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टुवर्ड द नोन। ये देखो यहाँ पे चौड़ी दिखेगी, यहाँ पे आपको नैरो दिखेगी, ठीक है। ये देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है। सो वन थिंग इज़ ब्रॉड, वन थिंग इज़ नैरो। तो पॉपुलेशन पिरामिड किसी भी कंट्री का हमें क्या बताता है बच्चा, हमें बताता है पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री, ऐसा किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड जिसमें बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही हाई होता है, वो बेस पे ब्रॉड होगा, नीचे चौड़ा होगा, और ऊपर जाते जाते टॉप पे जाते जाते नैरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसी वजह से क्योंकि मेनी चिल्ड्रन आर बॉर्न, बहुत से बच्चे पैदा हुए, लार्ज परसेंटेज उनमें जो है इन्फेंसी में, बचपन में ही मर गए। कुछ फ्यू बिकम एडल्ट्स, कुछ बड़े हो गए, और कुछ ऐसे थे जो अब ओल्ड पीपल हो गए। इस सिचुएशन को हम दिस सिचुएशन इज़ टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर केन्या। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डेथ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, मरने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, तो वहाँ का पिरामिड जो होता है वो ब्रॉड होता है यंगर एज ग्रुप्स में,
बिकॉज ज़्यादातर इन्फेंट जो है सर्वाइव कर जाते हैं एडल्टहुड तक। मतलब जैसे मैं हूँ, मैं एडल्टहुड में हूँ ना, तो मैं जब बच्ची थी तो मैं अभी यहाँ तक सर्वाइव कर पाई, राइट। तो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। इंडिया के पिरामिड में अगर आप देखो, सच पॉपुलेशन कंटेन रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। यहाँ पे आप देखो काफ़ी अच्छा खासा इस पिरामिड में आपको यंग पीपल का देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि हमारा जो है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स है, ज़्यादा बढ़ता हुआ लेबर फोर्स है। जापान जैसी कंट्री जो है वहाँ पे बर्थ रेट कम है, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, इसीलिए उसकी जो पिरामिड है वो बेस पे नैरो है। यहाँ देखो कम है, ठीक है, नैरो है। डिक्रीज डेथ रेट अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। और क्योंकि डेथ रेट कम है तो ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल जो है बहुत सारे जो है ओल्ड एज तक पहुंच गए हैं। क्या है स्किल्ड, वो लोग जिसके पास स्किल होता है, जो स्पिरिटेड होते हैं और जो होपफुल यंग लोग होते हैं, उनका एक आउटलुक पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव तरीके से फ्यूचर को देखते हैं किसी भी कंट्री का। मेरी कंट्री में अगर स्किल्ड स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल होंगे तो हमारी कंट्री का फ्यूचर जो है उसको पॉजिटिवली वो देखेंगे। वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट, हम किस्मत वाले हैं कि हमारे पास ऐसा रिसोर्स है। उनको एजुकेट करना चाहिए, उनको स्किल प्रोवाइड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो एबल हो सके, प्रोडक्टिव हो सके, कुछ अच्छा कर सके कंट्री के लिए। So that's all for today guys. Thank you so much for watching. We have completed this chapter, resource and development. And don't forget to hit subscribe to the channel and like if you love watching my videos.